अभी माहौल ऐसा है हमारा इंडिया पाकिस्तान की जंग का माहौल बना हुआ है। लेकिन एक बात बताऊं, उतार चढ़ाव मैंने देखी है। तो कहते हैं ना गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा। अच्छा, कोविड ने जहां दीगर ममालिक को, डिफरेंट कंट्रीज को नुकसान पहुंचाया, वहां पाकिस्तान को कोविड ने बड़ा फायदा दिया। मेरा खुद का एक्सपीरियंस 10 साल का है, तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करने में भी इस इंडस्ट्री का किरदार हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करना या उसको उसमें सस्टेन करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए होता है। ओवरऑल बिलियंस की इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ डॉलर की बात करो, बिलियंस ऑफ पाकिस्तानी लॉ हो तो वहाँ बूढ़े बाबे मौजूद हैं। यूएस टैक्स या यूके टैक्स, कैनेडियन टैक्स या इस पूरी अकाउंटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी मैं बात करूं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीन भाई, वो ये है कि आप मुझे बताएं कि यूएस की फर्म्स पाकिस्तान में आउटसोर्स ही क्यों कर रही हैं, या आउटसोर्सिंग की बेसिक वजह क्या है कि वो आउटसोर्स करते हैं? इसका जवाब मैं आपको अगर दूं तो वो इस तरीके से होगा बशारत भाई कि एक होती है ज़रूरत, फिर एक होती है मजबूरी। अच्छा, ये उनके लिए बुरा है तो हमारे लिए अच्छा है। वो कहते हैं ना, किसी का लॉस किसी का बेनिफिट होता है। मार्केट के अंदर पेनिट्रेट किया था आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले। वो सीनियर है, वो कहते हैं कि यार मुझे 15 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, मुझे 17 साल हो गए, मुझे 12 साल हो गए। जब आप अपने मुल्क से दूर होते हो ना, तो आपको मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा ना जाग जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये ऑफशोर जो इंडस्ट्री है वो मेजरली 4 सिटीज के अंदर है। कराची, लाहौर, अच्छा ये दोनों टॉप पे हैं, फिर इस्लामाबाद है और फिर मुल्तान भी अब एक काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हब बनने लगा। एक बुरा वक्त और अच्छा वक्त दोनों एक साथ हुआ था कोविड का। जब सब चीजों को ताले लग गए ना, यानी कि हर चीज शट डाउन कर दी गई, नो फिजिकल मूवमेंट इन यूएस और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कायद आज़म साहब ने सोचा, अल्लामा इकबाल ने सोचा, दीगर जो फाउंडर्स हैं उन्होंने सोचा ठीक है पाकिस्तान होना चाहिए। अगर वो दो चीजें आपके पास मैसर हैं तो आप बैठ के पैसे बना रहे हो, फिजिकल प्रेजेंस, आपको पैसे अर्न करने का मौका मिला। लाइक वर्क फ्रॉम होम का जो यस एग्जैक्टली, मैं वही आना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं यूएस टैक्स प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं कॉमन वे में बात करता हूँ, तो इसके अंदर आप यूएस अकाउंटिंग को भी शामिल करें, ठीक है ना? जबरदस्त। लेकिन मेरा इसमें इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन है वो ये है कि आपने कहा कि वहाँ पे टैक्स प्रोफेशनल्स कम हो गए हैं। अच्छा, ऐसी क्या वजह हुई? क्या कोविड में फौत हो गया वो या कहीं मूव कर गया? क्या यूएस से कहीं और मूव कर गया? अक्सर यूएस के अंदर जो लोग किसी भी प्रोफेशन ताल्लुक हो वो ट्रेडिंग के अंदर लाजमी है, डिजिटल एसेट्स की तरफ। यस एग्जैक्टली, तो वो डिजिटल एसेट की तरफ चले गए। घर का बड़ा जब बेटा होता है ना तो उस पर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। अच्छा, जिम्मेदारी कैसी होती है कि उसको बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ऐसा है अमीन भाई कि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ ना तो मैंने पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस की है, मैंने कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देखा, ठीक है। अगर मुझे कामयाबी चाहिए, हाँ, वजह ये है कि मुझे देखें, अगर यहाँ पे अमीन भाई बात करें तो आपके साथ पता कितने लोगों ने यूएस टैक्स का काम स्टार्ट किया होगा, हाँ, लेकिन उसमें से कितने लोग हैं जो अमीन भाई की तरह कामयाब हैं। अच्छा, फ़र्क क्या था दोनों में? एक वो जो वर्क लाइफ बैलेंस वाले वो लोग थे, हाँ, और एक वो लोग थे जो पेन लेके वो रातों को बैठ के, अब आपके सामने रात को मैंने कहा कि मैं 2 बजे तक कोई यहाँ पे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद गया हूँ, सुबह उठा हूँ और अदर एक्टिविटीज़ के बाद आपके साथ बैठा हुआ हूँ। पाकिस्तान के तो बाज़ों का जैसी गवर्नमेंट चेंज होती तो बेड़ा गर्क भी कर देते हैं वो, लेकिन यूएस के अंदर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिकल चेंज आता हो, लेकिन चेंज आता है। नो डाउट अल्लाह ने पाकिस्तान में बड़ी नजर करम की। वो ठीक है, हमारे हुक्मरान जो हों, हमारे सियासी हालात जो हों, हमारे जंगी हालात जो हों। अमीन भाई, इसका मतलब ये है कि हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये और स्कोप बढ़ेगा, ना सिर्फ यूएस टैक्स का बल्कि वहाँ की जो अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, वो भी यहाँ पे हमारे पास होगा। उनके अंदर एक मसला ये भी पाया जाता है कि वो, अच्छा इंडिया में ये है कि बच्चे को अंग्रेजी, उस तरफ साउथ की तरफ लोगों ना बच्चे को अंग्रेजी आती है, लेकिन उनके एक्सेंट में बड़ा एक इशू है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए लाजमी स्किल है, आपको आनी चाहिए, ये इनबिल्ड होनी चाहिए आपके अंदर। अमीन भाई, मेरी नज़र में सबसे बड़ी कामयाबी है आपके दिल का सुकून, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में जो आप कर रहे हैं ना उस पर मुतमिन, ये मेरी नज़र में कामयाबी। बिल्कुल समराइज़ करके, जो पैसे से लोग सोचते हैं ना कामयाबी है, पैसों से तो ऐसे लोग भी हैं कि वो पैसे की वजह से उनको रात को नींद नहीं आती। आप अपनी कामयाबी ये सोचें कि आप किसी चीज़ में अपने आप को मास्टर कीजिए, और ये नहीं कि मैं हर चीज़ में मास्टर हो जाऊँ। हाँ, अग्रीड। मुझे कोई एक चीज़ उठानी है और उसके अंदर अपने आप को इतना बेहतर करना है कि जिस तरह कोई मेरे करीब कोई ना हो, अगर हो भी तो बहुत चंद लोग हो। आसानी रुपीस की बात नहीं कर रहा, बिलियन ऑफ डॉलर की बात कर रहा हूँ। और ये है क्योंकि मैं कुछ अपने फेलो
हमारी पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं राय बशरत अली हूँ। आज की नशिस्त में हमारे पास एक अजीज तरीन मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम अमीन उल हक है। अमीन उल हक मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। अमीन उल हक साहब कराची से इस्लामाबाद में आज की नशिस्त के लिए मौजूद हैं। अमीन उल हक साहब 10 साल से ज्यादा का यूएस टैक्स का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं और आज की नशिस्त में वो हमें यूएस टैक्स के ऊपर गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच अमीन साहब, आप तशरीफ लाए। सर, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप बड़ा कीमती वक्त निकाल के आए हैं। हमारा जो एजेंडा है कि हम यूथ को गाइड कर सकें कि यूएस टैक्स के स्कोप के बारे में। तो सर, आप किस तरह से देखते हैं कि यूएस टैक्स का स्कोप क्या है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम बशारा साहब, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे मदऊ किया। एंड सेकेंडली ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इस होल सेटअप के लिए, अल्लाह इसमें बरकतें दे। आईसीटी के हवाले से जो मुझे जब से मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट 3 साल हो गए आईसीटी को, वो भी एक बड़ा आपका एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। दूसरा, जब आपने ये रमजानों में पॉडकास्ट स्टार्ट किया, अल्लाह इसमें ही बरकतें दे माशाल्लाह। एक ऐसा स्टेप है जो कि मैं समझता हूँ वक्त की जरूरत है और ये आपको आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छे अंदाज में पे बैक भी करेगा, क्योंकि ये आज के दौर में ये वक्त की रिक्वायरमेंट है कि आप इस तरह से इन जदीद प्लेटफॉर्म के थ्रू, मॉडर्न दौर है, इस जो छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, रील्स होते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू आप यूथ को गाइड करें। और मैं समझता हूं कि जिस तरह का आपका ये पूरा सेटअप है, मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर इसके थ्रू मैं समझता हूं एक ना सही, मैं कहता हूं 10 बंदे 100 बंदे भी अगर अपने आप को किसी भी फील्ड में कामयाब करने में, सक्सेस हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ यही एक एक्चुअल पे बैक है आपके इन सारे सेटअप का। तो सबसे पहले तो अल्लाह को कामयाब करे। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपने बताया कि मेरा यूएस टैक्स का एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा है और मैं इस इंडस्ट्री में जब से हूँ बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखी है। कहते हैं उर्दू में कहते हैं नशेब व फराज देखी है। तो ये हकीकत है। लेकिन आज के दौर में जैसा आपने सवाल किया ना कि यूएस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में कैसे देखते हैं, तो कहते हैं ना गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा। आज के दौर में ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कैनेडियन इंडस्ट्री हो, चाहे वो यूएस इंडस्ट्री हो। इवन दो अभी मार्केट में जो यूएई अब आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करने लगा है, सऊदीया इस मार्केट में एंटर हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये गोल्डन एरा है। और गोल्डन एरा स्टार्ट कब से हुआ, ये ज्यादा एक अहम क्वेश्चन है। और फिर हम इस तरफ आएंगे कि ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कैसे देखा जाए। गोल्डन एरा आपका स्टार्ट हुआ है कोविड के बाद से। अच्छा, कोविड ने जहां दीगर ममालिक को, डिफरेंट कंट्रीज को नुकसान पहुंचाया, वहां पाकिस्तान को कोविड ने बड़ा फायदा दिया। आप यकीन माने, वो गालिबन रेहान अल्लाह वाला है, उनकी मैं एक शायद वीडियो में देख रहा था, उसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि नेमत के तौर पे कोविड ने आपको नवाजा है। क्योंकि आप ये देखें कि रिमोट इंडस्ट्री का पता ही बहुत से लोगों को कोविड के बाद चला। अच्छा, ऑफशोर अकाउंटिंग या ऑफशोर बिजनेसेस या आउटसोर्सिंग होती क्या है, बहुत से लोगों को पता ही कोविड के बाद चला। अभी आपने जैसे बताया, मेरा खुद का एक्सपीरियंस 10 साल का है, लेकिन वो जो शुरू का एक्सपीरियंस जो है, शुरू का जो एक वक्त था, उस वक्त मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था कि ये इंडस्ट्री इतना बूम कर सकती है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बात बताता चलूं आपको। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, आज से 10 साल पहले, कम उम्र 10 साल पहले, तो उस वक्त इस इंडस्ट्री के बारे में किसी को पता नहीं था, एक तो। दूसरी बात यह है कि मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था कि यार ये मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ इसका आगे आके स्कोप क्या बनेगा। क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल कल्चर क्या है? नॉर्मल कल्चर ये है कि एक शख्स वो बीकॉम की डिग्री करता है या सीए करता है, सीएमए करता है, सीसीए करता है, वो उसके जहन में ये होता है कि मैं बड़ी बड़ी कंपनी, एंग्रोज है, इसी तरीके से आपके बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वहां पे जाके किसी मेजर पोजीशन पे बैठना। यही हमारे जहन में एक प्लान होता है कि ठीक है, मैं अगर एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ अकाउंटिंग की खास तौर पे, फाइनेंस की खास तौर पे, तो बड़ी पोजीशन पे जाके मैं बैठूं। वहां पे आपके पास मेजर 4-5 पोजीशन होती है, जो कि एक स्टार्ट की होती है। एपी अकाउंटेंट होता है, यानी ये अकाउंट्स पेबल की एक फील्ड होती है, अकाउंट रिसीवेबल की फील्ड होती है, सेल्स की फील्ड होती है, या जो नॉर्मल बुककीपिंग की फील्ड होती है। इससे अगर थोड़ा सा एक और चीज शामिल करें तो ऑडिट की फील्ड होती है, वो सीए वाले खास तौर पे उसको कैप्चर करके बैठे होते हैं।
जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो उस वक्त मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था कि मैं किस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और ये मुझे आगे कहाँ लेके जाएगी। ऑब्वियसली देखिए, जब आप अपने करियर की इब्तिदा में होते हैं ना, शुरू में, तो ये तो बशार साहब आपको भी आइडिया होगा कि नहीं अंदाजा होता कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। हम प्लान करते हैं लेकिन वैसी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन कोविड जब से आया उसके बाद से मैं खुद भी शौक था कि इतनी तेजी से अल्लाह ने आपको इस इंडस्ट्री में बूम, कहते हैं ना बूम, गोल्डन पीरियड आपका स्टार्ट हुआ कोविड के बाद से। अब रह जाती है बैक टू द क्वेश्चन कि आपने पूछा पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है। मैं आपको सच बताऊं तो अभी मैं समझता हूं कि जो लोकल इंडस्ट्रीज, जो देगर आपके सर्विसेज की मैं बात करूं खासतौर पे, पाकिस्तान के अंदर जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं उसके मुकाबले में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री आपकी ये आउटसोर्सिंग की इंडस्ट्री है। अच्छा, मैं खुद क्योंकि यूएस टैक्स प्रोफेशनल हूं तो मैं अभी बजाहिर यूएस की ही बात करूंगा, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो उसमें कनाडा, यूके, दुबई यानी कि जो आपके यूएई है, और सऊदीया, इन क्यूमुलेटिव में बात करूं तो जितना रेवेन्यू ये इंडस्ट्री जनरेट करके दे रही है ना आपको, मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में अगर इसी पेस से या इससे अच्छे अंदाज में अगर हम ग्रो कर जाते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करने में भी इस इंडस्ट्री का किरदार होगा। एक छोटी सी बात जो मैं यहाँ अर्ज कर दूं कि फॉरेन से अगर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना, जो कि अभी मिल भी रहा है, इस वक्त में लोगों को फॉरेन से रिजल्ट मिल भी रहा है, इमीडिएट रिजल्ट लोगों को मिल रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव करना या उसको उसमें सस्टेन करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए होता है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री इस अंदाज में ग्रो कर रही है कि अच्छा, एक तो हमारे यहाँ फिगर्स भी कोट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे एक्चुअल फिगर्स हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं पता होता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ डिफरेंट मॉडल आपके मौजूद है ना, जिस तरह से आप रेवेन्यू पाकिस्तान लाते हैं, तो आपके कोई एक्चुअल फिगर नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूं कि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से ये इंडस्ट्री बिलियंस की इंडस्ट्री है, ओवरऑल बिलियंस की इंडस्ट्री है। बिलियंस ऑफ डॉलर की बात कर रहा हूँ, बिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीस की बात नहीं कर रहा, बिलियंस ऑफ डॉलर की बात कर रहा हूँ। और ये है क्योंकि मैं कुछ अपने फेलो मेंबर्स को जानता हूं जो खुद इस इंडस्ट्री के अंदर है और मैं उनके रेवेन्यू को देख चुका हूं। तो मैं ये बात कर रहा हूं, जब एक बंदा इतना रेवेन्यू अर्न कर सकता है तो मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री आगे जाके, और अभी स्टिल मैं ये बात कर रहा हूं कि ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और अगर खासतौर पे जो आपने कहा ना, यूथ के लिए हम कुछ कहें तो मैं समझता हूं कि अभी इस इंडस्ट्री के अंदर बूढ़े बाबे हैं नहीं। जैसे आपने देखा हो पाकिस्तानी टैक्स हो या पाकिस्तानी लॉ हो तो वहां बूढ़े बाबे मौजूद है। यूएस टैक्स या यूके टैक्स, कैनेडियन टैक्स, या इस पूरी अकाउंटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी मैं बात करूं तो बूढ़े बाबे नहीं है। तो जो कहते हैं ना, यूथ के लिए अगर कोई आप कहे प्लेटफॉर्म या कोई यूथ के लिए आप कहे कि यार कौन सा करियर अच्छा रहेगा, तो मैं समझता हूं कि जहां आप ही हो, जहां सारे यूथ ही मौजूद है, वहीं पे ग्रो करो। तो यहाँ बूढ़े बाबे नहीं है, जिसकी वजह कर मैं समझता हूं कि यूथ के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल इंडस्ट्री। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीन भाई वो ये है कि आप मुझे बताएं कि यूएस की फर्म्स पाकिस्तान में आउटसोर्स ही क्यों कर रही हैं, या आउटसोर्सिंग की बेसिक वजह क्या है कि वो आउटसोर्स करते हैं? अच्छा, इसका जवाब मैं आपको अगर दूं तो वो इस तरीके से होगा बशारत भाई कि एक होती है जरूरत, फिर एक होती है मजबूरी। ठीक है। जब आज से आप 5 साल 6 साल पीछे चले जाए ना, तो जरूरत क्रिएट हुई कि आपको ऑफशोर हायरिंग करनी पड़ी। मैं यूएस से बात कर रहा हूँ, यूएस से ऑफशोर हायरिंग करने की जरूरत पड़ी। लेकिन अभी राइट नाउ जो मैंने एक वर्ड यूज किया ना, गोल्डन एरा, वो इसलिए किया क्योंकि अब ये मजबूरी है। आप अगर न्यूज उठा के देखें यूएस के अंदर, आप उनके स्टैटिस्टिक उठा के देखें तो वहां अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की कमी हो गई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कमी हो रही है, बहुत ज्यादा हद तक कमी हो गई है। अच्छा, ये उनके लिए बुरा है तो हमारे लिए अच्छा है। वो कहता है ना, किसी का लॉस किसी का बेनिफिट होता है, तो ये उनका लॉस है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोविड से मैं 2-3 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो अच्छा, इस मार्केट के अंदर ना, मैं पहले पाकिस्तान को कंपेयर करने से पहले अभी माहौल ऐसा है हमारा, इंडिया पाकिस्तान जंग का माहौल बना हुआ है। लेकिन एक बात बताऊं कि इंडिया ने इस मार्केट के अंदर पेनिट्रेट किया था आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले। अच्छा, अब ये कह सकते हैं कि 20 साल पहले कैसे? 20 साल पहले ऐसे क्योंकि मैं कुछ इंडियंस को जानता हूं जो यूएस के अंदर मौजूद है और वो वहां से इंडिया में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, इसी आउटसोर्सिंग का, ऑफशोरिंग का। तो मैंने उनसे पूछा है कि हम कितने साल से काम कर रहे हो।
जो भी इंडियन मुझे मिलता है वो कहता है कि जो सीनियर है वो कहते हैं कि यार मुझे 15 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, मुझे 17 साल हो गए, मुझे 12 साल हो गए। तो इसका मकसद है कि उन्होंने उस वक्त से इस इंडस्ट्री पे काम करना स्टार्ट किया। अच्छा, गनीमत कहें कि समहाउ कुछ पाकिस्तानी जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी कहलाते हैं, जो कि यूएस के अंदर मौजूद हैं, उनकी मोहब्बत जागी पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये होता है, वैसे मैंने ये नॉर्मली फील किया है, जब आप अपने मुल्क से दूर होते हो ना, तो आपको मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा ना जाग जाता है। तो उन पाकिस्तानियों की मेहरबानी कि उन्होंने आई स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री के बारे में पाकिस्तान में कि भाई ठीक है, मुझे फला सर्विसेज चाहिए तो मैं फला बंदा पाकिस्तान में हायर कर लेता हूँ, कराची में हायर कर लेता हूँ, लाहौर में हायर कर लेता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ये ऑफशोर जो इंडस्ट्री है वो मेजरली 4 सिटीज के अंदर है, कराची, लाहौर, अच्छा ये दोनों टॉप पे है, फिर इस्लामाबाद है, और फिर मुल्तान भी अब एक काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हब बनने लगा। फिर बहुत से यूएस टैक्स प्रोफेशनल्स को और यूएस अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को मैं जानता हूँ वहां पे भी, मुल्तान के अंदर भी। तो हुआ ये कि उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस काम को लेने के लिए पाकिस्तानी उसको हायर करना स्टार्ट किया। उस वक्त जाके पाकिस्तानियों को पता चला कि भाई इस तरीके से भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, इस तरीके से भी अर्निंग की जा सकती है। एक काइंड ऑफ अ टिपिकल माइंडसेट, जॉब माइंडसेट होता है ना कि ठीक है, मैं एक फला सन्स के अंदर जो है गारमेंट्स में काम कर रहा हूँ, या मैं जो हूँ फला फर्टिलाइजर में काम कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ। फिर आ गया एक बुरा वक्त और अच्छा वक्त, दोनों एक साथ हुआ था, कोविड का। तो कोविड में ये हुआ कि जब सब चीजों को ताले लग गए ना, यानी कि हर चीज शट डाउन कर दी गई, नो फिजिकल मूवमेंट इन यूएस और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, हम पाकिस्तानी वहां भी हमने अपने हद तक, जहां तक हमसे हो सकता था, हमने वहां पे भी कहते हैं ना खूब एंजॉय किया ना उसको। ठीक है, हम पे लॉकडाउन है, हम अलग अंदाज में उसको एंजॉय कर रहे थे। तो उसी के साथ मैं कहूंगा कि कुछ लोगों ने एफर्ट की इस तरफ। अच्छा, होता यह है कि वैसे तो कौन हमें एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो मिला ना हमें, वो एक खास तबके की कुर्बानी से मिला। बाकी आप यूं कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को तो बैठे बैठे पाकिस्तान में मिला ना, क्योंकि कुछ लोगों की सोच है, कायद आज़म साहब ने सोचा, अल्लामा इकबाल ने सोचा, दीगर जो फाउंडर्स हैं उन्होंने सोचा ठीक है पाकिस्तान होना चाहिए। उसी तरीके से फिर समरक्स को मिला। मैं तो कोई पाकिस्तान के लिए मैंने एफर्ट नहीं की ना, तो लेकिन क्या मैं आज उसका फल खा रहा हूँ। सेम कुछ लोगों ने कोविड के बाद लोगों ने एफर्ट की, या कोविड के दौरान लोगों ने एफर्ट की कि भाई ठीक है यार, इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया जाए। जब एक चीज से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और आपको उसमें ना फिजिकल लोकेशन की जरूरत है, नहीं आपको इसमें फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है, नहीं आपको किसी खास चीज की जरूरत है, सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है लैपटॉप और इंटरनेट। अगर वो 2 चीजें आपके पास मैसर है तो आप बैठ के पैसे बना रहे हो। अब मुझे आज भी याद है, हम अपने वालिदैन की आप मिसाल ले लें या उनसे अपने बड़े लोगों की मिसाल ले लें, तो होता है कि पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, घर से बाहर जाना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है कि ठीक है हम मजदूरी करने जा रहे हैं, फला जगह जाएंगे तो पैसे लेकर आएंगे। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। मैं कहता हूँ मॉडर्नाइजेशन की भी एक बड़ी नेमत है कि आपको विदाउट हैविंग फिजिकल प्रेजेंस आपको पैसे अर्न करने का मौका मिला। लाइक वर्क फ्रॉम होम का जो यस एग्जैक्टली, मैं वही आना चाह रहा हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे पैसे बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये घर बैठे पैसे बना रहे हैं ना, इसमें फेसबुक पे कुछ एड्स आ रहे होते हैं ना, घर बैठे पैसे कमाइए, वो वाला घर बैठे पैसे कमाना नहीं है। ये होता है कि आप अपने स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू घर से बैठ के सर्विसेज प्रोवाइड करें, पैसे बनाए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद कुछ लोगों ने एफर्ट की और फिर इस इंडस्ट्री का लोगों को पता चला। और जब लोगों को पता चला तो फिर एक यूथ है जिसको मैं जानता हूँ, ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि एक नंबर ऑफ कह सकते हैं स्टूडेंट्स, कह रहे हैं यंग जनरेशन, यंगस्टर्स, वो इस तरफ फिर राउट हुए। और आज आप देखें कि ये बिलियन ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें अच्छा मैं यूएस टैक्स प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं कॉमन वे में बात करता हूं। तो इसके अंदर आप यूएस अकाउंटिंग को भी शामिल करें, ठीक है ना। यूएस टैक्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो पैसे जनरेट करती है, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है ना, छोटे डेडलाइंस के साथ होती है काम। लेकिन बुक कीपिंग का काम है, अकाउंटिंग का काम है, इसको हम नॉर्मल अगर वर्ड में मैं बोलूं तो क्विक बुक का काम है। बहुत इजी काम है, इतना आसान काम मैं समझता हूं कि एग्जेजुरेट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात है कि आप मैट्रिक या इंटर के बच्चे को भी बैठा के अगर 2 दफा 3 दफा आप उसको 1-2 हफ्ते ट्रेनिंग दे दो ना, कोई बुक कैसे चलाई जाती है और अकाउंटिंग के अंदर आपको कैटेगराइजेशन कैसे करनी है, तो ये वो काम आसानी से कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि एक काम चलाओ काम होता है, एक होता है काम बनाओ काम।
तो काम बनाओ, काम के लिए फिर एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक्सपर्टीज भी बिल्ड होती है। तो ये इंडस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारी यंग जनरेशन अभी इस चीज़ को जिन लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, एक दफ़ा टाइम दें, बैठे इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें। हम कोई आपको ट्रेडिंग और क्रिप्टो और इस तरह की चीज़ों के बारे में तो नहीं बता रहे जो एक ग्रे एरिया है। अभी तो गवर्नमेंट ने उसके बाद काउंसिल बना दी है, Yes. लेकिन ऑब्वियसली अभी तक आप उसको फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान में क्या होगा क्या नहीं। होपफुली अल्लाह करे वो भी अच्छा हो, लेकिन ये इंडस्ट्री जो कि एक कहते हैं ना साबित शुदा इंडस्ट्री है, एक ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड है, और वो ऑलरेडी आपके पास यहाँ मुल्क के अंदर बहुत से लोगों को फ़ायदा दे रही है। सो वाई आप इसको एक्सप्लोर नहीं करते? इसको एक्सप्लोर करें, और आई एम श्योर कि आपको इसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। चलें, ज़बरदस्त। लेकिन मेरा इसमें इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने कहा कि वहाँ पे टैक्स प्रोफेशनल्स कम हो गए हैं। अच्छा, ऐसी क्या वजह हुई? क्या कोविड में फौत हो गया वो या कहीं मूव कर गया? क्या यूएस से कहीं और मूव कर गए? क्या वजह है? मैं बताता हूँ। देखें, वैसे बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, मैंने इसको कवर नहीं किया था। देखिए बशारत साहब, हुआ ये कि जब से आईटी इंडस्ट्री ने बूम करना स्टार्ट किया, उसके बाद से हुआ ये कि जो यूएस की यूथ है, अच्छा मैं एक बात यहाँ पे कह दूँ, यूएस की यूथ हमसे एटलीस्ट 50 साल आगे है, ठीक है, 50 से 40 साल आगे कर ले, मतलब आप यूँ कह लें बस हमसे आगे ज़रूर है। तो उन्होंने क्या किया, अगर मैं स्टैटिस्टिक तो अभी नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप खुद रिसर्च करें, थोड़ा बहुत आप गूगल कर लें, चीज़ों को देख लें, न्यूज़ देख लें यूएस के, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी यूथ शिफ्ट कर गई है इस तरफ कि आपकी आईटी इंडस्ट्री की तरफ, आपकी क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरफ। मैं बहुत से रिटर्न्स बनाता हूँ, खुद भी देखता हूँ। अक्सर यूएस के अंदर जो लोग किसी भी प्रोफेशन ताल्लुक हो, वो ट्रेडिंग के अंदर लाजमी है, डिजिटल एसेट्स की तरफ। यस एग्जैक्टली। तो वो डिजिटल एसेट की तरफ चले गए, और जहाँ से उनको शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड मिला, वो उन्होंने करियर ही मूव कर दिया। मैं ऐसे कई अकाउंटेंट्स, सीपीएस को जानता हूँ जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी, कहते नहीं यार इसमें एफर्ट ज़्यादा है। एक बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं यहाँ पे शामिल कर दूँ कि घर का बड़ा बेटा होता है, आप भी घर के बड़े बेटे हैं, तो घर का बड़ा जब बेटा होता है ना, तो उस पर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। अच्छा, जिम्मेदारी कैसी होती है कि उसको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अभी जो वक्त है ना, और जो जनरेशन अभी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ ये अभी पाकिस्तान के बड़े बेटे की हैसियत से है। आज अगर हमने एफर्ट कर ली, तो आने वाले जो होते हैं ना, छोटे भाई जब मौज कर रहे होते हैं, तो आने वाली जनरेशन हमारी मौज करेगी। अच्छा, इस बात को करने की वजह क्या है? दो वर्ड है जिससे मैं बड़ा शदीद इख्तलाफ करता हूँ। एक है वर्क लाइफ बैलेंस, और एक है मेंटल पीस। मेरे लिए ये वर्ड जब से मैंने करियर स्टार्ट किया कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब आप कहेंगे कि यार अमीन भाई, ये तो इंसान की बेसिक नेसेसिटी है, ये तो बहुत ज़रूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस। और ये मैं आपसे सवाल कर लूँ कि बशारत भाई, आप मुझे बताएं कि ये दोनों चीज़ें कब कब मिली आपको आपकी ज़िंदगी में? ऐसा है अमीन भाई कि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ ना, तो मैंने पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस की है। मैंने कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देखा, ठीक है। अगर मुझे कामयाबी चाहिए, हाँ, वजह ये है कि मुझे देखें, अगर यहाँ पे अमीन भाई बात करें तो आपके साथ पहले कितने लोगों ने यूएस टैक्स का काम स्टार्ट किया होगा, हाँ, लेकिन उसमें से कितने लोग हैं जो अमीन भाई की तरह कामयाब हैं? अच्छा, फ़र्क क्या था दोनों में? एक वो जो वर्क लाइफ बैलेंस वाले वो लोग थे, हाँ। और एक वो लोग थे जो पेन लेके वो रातों को बैठ के, अब आपके सामने रात को मैंने कहा कि मैं 2 बजे तक कोई यहाँ पे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद गया हूँ, सुबह उठा हूँ और अदर एक्टिविटीज़ के बाद आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो कोई घंटों का हिसाब ही नहीं है। हाँ। जब काम करना है तो 18-18, 20-20 घंटे भी बैठे हुए हैं। तो सर इसके लिए तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी कि ये फिर वो वर्क लाइफ बैलेंस, और अगर हम सुकून चाहें तो पीस के साथ कुछ नहीं। अब मैंने घर के बड़े बेटे की मिसाल दी ना आपको, अभी आपने खुद कहा कि 2 चीज़ें आपकी लाइफ में भी आपको नहीं मिली, एक है आपके पास मेंटल पीस, दूसरा वर्क लाइफ बैलेंस। अच्छा, ये बात तो आप मुझसे एग्री करेंगे ना कि यूएस इटसेल्फ एक कामयाब इंडस्ट्री है, दुनियावी लिहाज से तो बात बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। उनको इतना कमाने के बाद उनको ये 2 चीज़ें चाहिए थी, क्या? वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल पीस। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी जानने वाले हैं सीपीए और ईए, जो कि अपनी प्रैक्टिस रन कर रहे हैं। कुछ सीनियर्स जिनसे मैंने सीखा वो अपनी प्रैक्टिस रन कर रहे हैं, कुछ और सीनियर्स हैं जो उनके से सीनियर्स हैं, तो उन्होंने बंद कर दी सर्विसेज अपनी देना। क्यों बंद कर दी? कहते हैं यार ये एफर्ट बहुत ज़्यादा मांगता है। और आप खुद टैक्स प्रोफेशनल भी हैं, माशाल्लाह लॉयर भी हैं, आप मुझे बताएं कि ये कितना स्ट्रेसफुल वर्क होता है या नहीं है?
स्ट्रेसफुल वक्त तो है। इसमें तो रिसर्च और आपकी एफर्ट और कितनी पब्लिकेशंस पढ़नी है, कितने Exactly. आर्टिकल्स पढ़ने हैं, फिर पहुंचना है कहीं। हाँ, अब हर साल टैक्स लॉस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो होता है। पाकिस्तान के अंदर तो बाज़ों का जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है तो बेड़ा गर्क भी कर देते हैं वो, लेकिन यूएस के अंदर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिकल चेंज आता हो, लेकिन चेंज आता है। सबसे मेजर चेंज जो आया था ना वो 2017 के अंदर आया था, जब टैक्स कट एंड जॉब एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, और वो ट्रम्प ने ही करवाया था। अभी वो खत्म होने वाला 2025 के अंदर, लेकिन अगेन ट्रम्प ने इस दफ़ा दोबारा अपनी गवर्नमेंट बना ली है, तो ये इसको एक्सटेंड करेगा। तो बड़ा ड्रास्टिकल चेंज था। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड में भी काफ़ी टैक्स लॉस चेंज हुआ है, काफ़ी क्रेडिट्स आए, बेनिफिट्स आए। तो हुआ ये कि ये जो सीनियर्स थे ना, ये हो गए फेडअप। इन्होंने कहा कि यार इतनी एफर्ट से बेहतर है कि यार हम एक प्रोडक्ट बना लें डिजिटल, कोई वेबसाइट, कुछ इस तरह की सर्विसेज की तरफ चले जाए जो एक आपको रिकरिंग बेनिफिट और रेवेन्यू देता रहे। तो यूएस इंडस्ट्री ईज की तरफ चली गई, इजीनेस की तरफ, आसानी की तरफ चली गई। इसकी वजह कर लोगों ने इस प्रोफेशन को छोड़ दिया। अच्छा, एक मेजर चीज, एक तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, दूसरा फैक्चुअल में बात करूं, अगर सीपीए करने के लिए 150 क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये बात आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अदर एजुकेशन नॉर्मली होता है वो 120 क्रेडिट आवर्स के होते हैं। 30 आवर्स का जो डिफरेंस है ना, इसको पूरा करने के लिए जो यूएस के अंदर कॉस्ट आती है ना, कि अगर आप फला यूनिवर्सिटी से 30 क्रेडिट आवर्स से कोर्स परचेज करें, वो बड़ी ह्यूज होती है। फिर उसके बाद एग्जाम देना, उसको पास करना। अच्छा, सीपीए एग्जाम हमारे सीए की तरह तो नहीं है, लेकिन उसकी वर्क हमारे सीए के इक्वलेंट ही है यूएस के अंदर, लेकिन उनका पेपर हमारे एज कंपेयर टू सीए की तरह इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ पास आउट नहीं करते लोग, ठीक है ना। तो बात ये है कि इस तरह के एफर्ट से लोग बेहतर होते हैं, समझते कि यूनिवर्सिटी चले जाएं, 4 साल लगाएंगे, एजुकेशन लेंगे, अच्छे खासे जीपीए स्कोर करेंगे और हम आ जाएंगे। हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन के अंदर ये होता है, चाहे वो सीपीए हो, चाहे वो सीए हो, ई हो, कोई भी सर्टिफिकेशन हो, वो ये होता है कि अगर आप कर रहे हैं तो वो आपकी थोड़ी बहुत इज्जत है, वरना ऑन पेपर अभी कोई वैल्यू नहीं होती अनटिल अनलेस आप क्वालिफाई कर जाओ। यस या नो? यस, बिल्कुल एग्री करता हूं। यू टर्न का हिसाब होता है, जहां से अगर आप यू टर्न लोगे तब दोबारा वहीं से खड़े होकर जहां तक चले थे। तो सीपीए के अंदर भी जब तक आप 150 क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं करते, अच्छा ये कुछ स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है तो इसकी तरफ ना जाए, लेकिन एक जनरल बात करूं तो 150 क्रेडिट आवर्स आपको चाहिए होते हैं, खास तौर पे अकाउंटिंग और ये जो आपके इस पूरी फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज के ऊपर। फिर आपके ऊपर कुछ स्टेट ये रिक्वायरमेंट लगाती है कि आपको एटलीस्ट 2 साल प्रैक्टिस करना है किसी सीपीए फर्म के अंदर, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, फिर आपको लाइसेंस इशू होता है। अच्छा, कुछ स्टेट इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, लेकिन एक लॉन्ग जर्नी है। मैं आज आपसे पूछूं कि आपके माशाल्लाह अगर बच्चे हैं, मैं उनसे पूछूं कि आप उनको सीए करवाएंगे, तो आप कहेंगे यार अमीन बहुत लॉन्ग रूट है, इससे बेहतर है कि यार मैं इनको आईटी की तरफ डाल दूं तो वो जल्दी इन चीज़ों की तरफ ग्रो कर जाएंगे। सेम चीज़ हुआ यूएस इंडस्ट्री में। अकाउंटेंसी की जो प्रोफेशनल्स थे वो मतलब खत्म होते चले गए, ऑब्सोलीट होते चले गए, और नई जो खेप थी वो आ ही नहीं रही थी। आज भी अगर देखें कि कितने सीपीएस एनरोल हो रहे तो बहुत कम है। तो इस वजह कर वहाँ अकाउंटेंट्स की हुई शॉर्टेज। उस शॉर्टेज का फायदा सबसे पहले उठाया किसने? इंडिया ने, और फिर पाकिस्तान। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर हमसे आगे एक और कंट्री है, उसका नाम है फिलीपीन। फिलिपाइन भी कहते हैं, फिलीपीन भी कहते हैं, वो हमसे बड़े आगे हैं। लेकिन आपको मैं मजे की बताऊं, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है, अल्लाह ने पाकिस्तान को नवाजा बहुत है इस चीज़ से, तो नो डाउट अल्लाह ने पाकिस्तान में बड़ी नजर करम की। वो ठीक है, हमारे हुक्मरान जो हों, हमारे सियासी हालात जो हों, हमारे जंगी हालात जो हों, पाकिस्तान को नवाजा बहुत। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ना लाइटर मोड पर अगर लेके समझें। फिलिपीन के जितने भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मेरी बात हुई है, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। वो जितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे ना, यूएस का अपना बंदा भी समझने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, यार क्या बोल रहा है, क्योंकि उनकी जुबान में वो फ्लुएंसी नहीं है जो इंग्लिश बोलने में चाहिए होती है। ठीक है, मैंने आज तक कोई भी फिलिपीन का इतना एक्सपर्ट नहीं देखा जो इंग्लिश इतनी अच्छी बोल रहा हो कि वो आपको सबको समझ में आ रही है। वो बार बार आपको जी सॉरी जी क्या कहा आपने जी, कम अगेन। इसी तरीके से इंडिया के अंदर, इंडिया में ये जो खासतौर पे ये इंडस्ट्री है ना, ये है साउथ की तरफ। वो जहाँ वैसे ये पूरी आईटी इंडस्ट्री में ना जो ज़्यादा लोग वहाँ पे ना वो साउथ के हैं। उनके अंदर एक मसला ये भी पाया जाता है कि वो, अच्छा इंडिया में ये है कि बच्चे को अंग्रेजी, उस तरफ साउथ की तरफ लोगों ना बच्चे को अंग्रेजी आती है, लेकिन उनके एक्सेंट में बड़ा एक इशू है कि वो जब बोलते हैं उनको नज़र आता है कि यार ये बंदा गोरा नहीं है। लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान को इतना नवाजा कि आप चाहे वो मेजर सिटीज़ जो मैंने अभी बताया आपको, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान, चलो 3 की बात कर लेते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आपको ऐसे कितने अंग्रेजी बोलने वाले मिलते हैं जिनको सुन के फील ही नहीं होता कि यार ये बंदा पाकिस्तानी है या नहीं है।
बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कितने कैसे? ऐसे स्टूडेंट होते हैं ओ लेवल ए लेवल में, खासतौर पे जब वो बातें करते हैं ना तो आपको हैरानगी होगी, यार क्या इंग्लिश बोलते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज फील की है क्लाइंट्स के साथ बैठ के, मीटिंग्स में बैठ के, कि वो कहते हैं कि यार जब क्लाइंट को बात समझ में नहीं आ रही होती ना तो वो थोड़ा सा इरिटेट होता है, या उसको अगर सुनने में वो कहते हैं ना एक अजीब सी कैफे होती है, तो वो कहता है यार ठीक है यार बस ठीक है काम बताओ फिर आगे चलते हैं। पाकिस्तानियों को अल्लाह ने ये दिया कि जब ये अंग्रेजी बोलते हैं ना, इंग्लिश बोलते हैं, तो ये इतने अच्छे अंदाजा ही बोलते हैं कि गोरे को पता नहीं चलता यार ये बंदा काला है या गोरा है, ये अल्लाह की तरफ से आता है। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए लाजमी स्किल है, आपको आनी चाहिए, ये इनबिल्ड होनी चाहिए आपके अंदर। इंग्लिश स्किल्स जो है ना आजकल की जनरेशन के अंदर मैं समझता हूँ इनबिल्ट होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको इस बात से नवाजा है कि आपकी फ्लुएंसी, आपके जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी जिस अंदाज में बोल लेते हैं, ये बहुत बड़ा बैरियर है दूसरे लोगों के पास, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जब किसी के लिए बैरियर है, किसी के लिए रुकावट है, तो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो हमें कैश करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसका एक बड़ा बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं खुद काफ़ी लोगों से कोऑर्डिनेट करता हूँ यूएस के अंदर। तो जब आपकी इंग्लिश अच्छी होती है ना तो वो आप पे फिर उसमें ऑटोमेटिक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, ट्रस्ट ना भी कहूँ तो कंफर्ट जोन बिल्ड होता है। मैं आज आपसे उर्दू में भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर मेरी जुबान कोई बंगाली होती और आपकी जुबान कोई दूसरी होती, क्या हम कंफर्ट जोन में होते? हम अगर थर्ड लैंग्वेज यूज कर भी रहे होते हैं जिसके अंदर हम एक दूसरे को बात समझा सकते हैं, तो क्या हम इतने कंफर्टेबली बात कर पाते? ये बिल्कुल एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। तो ये जो आपने सवाल पूछा ना कि क्यों यूएस में ये शॉर्टेज हुई, और ये जो इसका रीजन, कंक्लूजन ये है कि एक तो यूएस के अंदर अकाउंटेंसी के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो क्विट करते गए इस इंडस्ट्री को। दूसरी बात, पीछे से नई खेप नहीं आई, नए लोगों ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं किया जिस अंदाज में ज्वाइन करना चाहिए था। तीसरी बात ये कि जो लोग यहाँ से यूएस जिन्होंने मूव किया, उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि यार काम किया जाए इस इंडस्ट्री के ऊपर। अमीन भाई, इसका मतलब ये है कि हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये और स्कोप बढ़ेगा, ना सिर्फ यूएस टैक्स का बल्कि वहाँ की जो अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, वो भी यहाँ पे हमारे पास होगी। ओ यार बढ़ेगा क्या होता है, बाजार में बढ़ चुका है। नहीं, मजीद भी चूंकि वो और नहीं मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, एक तो ये चीज आपने कही ना कि बढ़ेगा, ऑब्वियसली अब एक चीज आ गई, वो इस स्टेज के अंदर वो बढ़ ही रही है। एक होता है ना फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। वो एक छोटा सा एक बीच में मामला हुआ था जब इंटरनेट का हमारे साथ एक मामला हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त काफी क्लाइंट लूज हुए यहाँ पाकिस्तान, ऐसा नहीं है नहीं हुए, लेकिन वो वही क्लाइंट है शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, बस सर्विसेज ही चले गए। लॉन्ग टर्म क्लाइंट बिल्ड रहे हैं और ये चीजें ग्रो कर रही हैं। मैं बताऊं, देखें बशाद भाई, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं ना कि एक मेच्योर इंडस्ट्री होती है, मेच्योर इंडस्ट्री, मैं आपसे कहूँ पाकिस्तान में टेक्सटाइल का क्या स्कोप है, तो कहेंगे यार अच्छा स्कोप है, पाकिस्तान टेक्सटाइल में एक एक्सपर्टीज रखता है जी, एग्रीकल्चर के अंदर जी एक्सपर्टीज रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि अब पाकिस्तान आउटसोर्सिंग के अंदर भी एक्सपर्टीज रखता है आपके ऐसे प्रोफेशनल जो अप टू द मार्क आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यूएस के अंदर, और उनकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो कर ही रही है। एक होता है ना ऐसी इंडस्ट्री के अंदर, मैं अगर आपको कहूँ आज क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी, तो आप शेकी होंगे कि यार अमीन भाई मेरे पास ये जो जमा पूंजी है मैं इसको लगाऊं, ये कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। तो इस चीज को एक टेंशन होती है कि ठीक है कि सस्टेनेबल इंडस्ट्री नहीं है, मैं कैसे जाऊं। अब ये इंडस्ट्री सस्टेनेबल कंडीशन के अंदर है, यहां ग्रोथ नजर आ रही है, और ग्रोथ भी एक पैटर्न में ग्रो हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें शेकी हो, तो ये इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है। मैं से अब कहते हैं ना एक चीज साबित शुदा है, अब बस लोगों को ज्वाइन करना है इसके अंदर। जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऐसी कोई ग्रे एरिया के अंदर इंडस्ट्री नहीं रही कि आप यूं कहें कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लिटरली अब जितनी यंग जनरेशन है, चाहे वो खासतौर पर ACCA की जो वो एक ऑब्वियसली इंटरनेशनल एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन है, तो वो लोग ना काफी इस तरफ मूव कर गए हैं, क्योंकि ये एफर्टलेस, मतलब एफर्ट है लेकिन वो फिजिकल एफर्टलेस एक जो है ना वो इनकम स्ट्रीम है। मैं वो मजे की बात बताऊं, मुझे शुरू से ना इस चीज में टीचर्स ने भी डांटा, घर वालों ने भी डांटा कि यार मैं लेट करता था, स्कूल जाने में लेट हो जाता था, कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम पे नहीं पहुंचना और इस तरह की चीजें। लेकिन इस चीज के अंदर बड़ा फायदा ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे ऐसी इंडस्ट्री दे दी जहां पे टाइम की कोई ना बाउंडिंग नहीं है। आपको ऑफिस का पहुंचना है जी जनाब,
जब आपका दिल करे आप ऑफिस आ जाओ। जब आपका दिल करे से मुराद ये कि आपकी जिम्मेदारी है डिलीवरेबल्स की। आपको किसी भी टाइम जोन में आ रहा है, अपने घंटे पूरे करें, अपने डिलीवरेबल्स पूरे करें, आप एंजॉय करें। ये चीज जो है ना बड़ी मजेदार है इस इंडस्ट्री के अंदर। ये चीज बड़ी मजेदार है कि एफर्ट लेस तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये हकीकत है कि कम एफर्ट लगती है इसके अंदर। आप अपनी प्रॉपर टाइमिंग पे जाएं, ना जाएं, आपको लेट हो रहा है तो आपको ये टेंशन नहीं होती यार वो बॉस देख लेगा मुझे लेट आता वो तो निकाल देगा ऑफिस से। मतलब नहीं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री में एक कल्चर रहा है, लोकल इंडस्ट्री के अंदर, जी जनाब जब तक बॉस बैठे हुए हैं तो आप बाहर नहीं जा सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, ऑफिस से क्लोज नहीं कर सकते, आपको काम करना ही करना है। तो ये चीज इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि यार आसानी से जब कोई चीज मयसर है, अवेलेबल है, वाई यू गाइज आर नॉट अवेलिंग दीज थिंग्स। तो वो कहता हूँ ना, यू तो कहता हूँ कि भाई आपको अगर ग्रो करना है और इस इंडस्ट्री में जहां आपको इजीनेस भी मिले और अपनी एक्सपर्टीज के साथ, आपकी खास एक्सपर्टीज अगर आपके पास है तो आप इस इंडस्ट्री में इजी ग्रो कर। अच्छा अमीन भाई, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो आउटसोर्सिंग फर्म्स या आउटसोर्सिंग यहाँ पे जो कंपनीज बैठी हैं, या आप कह लीजिए कि जैसे लाइक आप की फर्म है तो यहाँ से बैठे हुए यूएस कंपनीज को दे रही है, वो कौन सी सर्विसेज हैं? अच्छा, इसके अंदर ना वैसे तो टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी फील्ड के बारे में ज्यादा जानता हूँ, मैं दीगर के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन जो बात मैंने सुनी है वो प्लस जो मैंने एक्सपीरियंस की, दोनों मैं आपको बता। जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो तो ऑब्वियसली आपको कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन आपके पास है, और जो मैंने सुनी है वो मैं आपको शेयर कर देता कि जिसको एक्सप्लोर करना हो एक्सप्लोर कर। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं यूथ को गाइड करने के लिए इस तरफ कि कौन क्या एक्सप्लोर कर सकता है, कौन अपना करियर किस फील्ड में बना सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे मेन चीज है अकाउंटेंसी, यानी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यकीन माने बहुत आसान काम है। कोई बुक पे आप काम करें, कोई बुक की स्किल सीखें, उसके बाद आता है पास टैक्सेशन। अच्छा, अब जैसे कि आप लोग खुद भी माशाल्लाह काफी कंट्रीज के टैक्सेशन के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, कनाडा, यूके, यूएसए, यूएई, ये जो आपकी कंट्रीज में टैक्सेशन के प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। तो अकाउंटेंसी हो गया, टैक्सेशन हो गया, जिसमें मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहा हूँ, और ये लाइसेंस प्रोवाइड करवाने की भी सर्विसेज पाकिस्तान में आजकल लोग दे रहे हैं कि ठीक है आपको लाइसेंस चाहिए, किसी का लाइसेंस चाहिए, भाई हम निकाल के दे देता आपको लाइसेंस, और उसके लिए अच्छे खासे $200-400 चार्ज किए जाते हैं, और इजी मनी है ये, मतलब इतना कोई खास काम नहीं है। पाकिस्तान में तो फिर आपको अंडर टेबल पैसे पहुंचाने पड़ते हैं कि भाई ठीक है यार मतलब हमें फला लाइसेंस चाहिए। तो यूएस के अंदर ये कंप्लायंस, टैक्सेशन, सेल्स टैक्स एक अलग इंडस्ट्री पूरी, पेरोल टैक्स एक अलग इंडस्ट्री पूरी, और आपके बुक कीपिंग, तो ये 5 तो मेजरली यहाँ पे होगा। ठीक है, ऑडिट की सर्विस पाकिस्तान से ली जा रही है, फाइनेंशियल ऑडिट की सर्विस पाकिस्तान से ली जा रही है। मैं काफी ऐसे सीपीएस को जानता हूं जो यूएस की कंपनीज का, यूएस की एलएलसीज के ऑडिट पाकिस्तान से परफॉर्म करवा रहे हैं। अकाउंटेंट बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर और वो उनके ऑडिट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज तो मानने वाली है कि ये सर्विसेज है। अब आ जाते हैं इसके अलावा जिनके बारे में मैंने सुना है, जिनके बारे में मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, वो है मेडिकल बिलिंग की सर्विसेज बहुत पाकिस्तान में चल रही है। इस तरीके से वर्चुअल जो सेविंग की सर्विसेज है वो पाकिस्तान में बहुत चल रही है। इसमें शॉपिफाई है या टिकटॉक शॉप है, मैंने सिर्फ ये वर्ड क्लाइंट से ही सुना है। तो ये बहुत पाकिस्तान से ना मतलब सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो कुछ मेजर सर्विसेज थी जो मैंने बताई है कि पाकिस्तान से ये सर्विसेज आप आउटसोर्स कर सकते हैं, और सॉरी आउटसोर्स हो रही है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से आप बैठ के ये सर्विसेज यूएस के अंदर, यूके के अंदर, इवन तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया भी मार्केट जो है काफी अच्छी है, कुछ लोग ही काम कर रहे हैं उसके अंदर और वहां बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया मार्केट में भी काफी लोग कर रहे हैं। मैं तो जानता हूँ, मेरे एक दोस्त है वो सीपीए ऑस्ट्रेलिया का, और वो इस तरफ लेके काम कर रहा है। तो यानी कि मेजर अगर सर्विसेज की बात की जाए तो ये सारी सर्विसेज है जो पाकिस्तान से बैठे बैठे परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शन या हर्डल्स ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए मेजर 2 चीज आपको करनी है, एक बड़ा विजन रखना है आपको, दूसरा कोलैबोरेशन की तरफ जाना है। अगर हम इन 2 चीजों पर अग्री होते हैं तो मैं समझता हूँ आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है, वो शफर जदी साहब के साथ एक दफा बैठा हुआ था तो उन्होंने एक बात कही कि अल्लाह ने जानवरों और इंसानों में जो मेजर फर्क दिया ना वो बोलने का फर्क दिया। हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन का जो मेन रीजन है वो कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन का मेन रीजन है कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू ही कोलैबोरेशन होती है। तो कोलैबोरेशन जब आप करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ जैसे कि मिसाल के बशार साहब, आपने अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 12-15 साल 20 साल जितने भी आपने इस पूरी जर्नी में गुजारे,
वो अगर मैं कहूँ किसी को आपको दूसरा राय बशारत खड़ा करना है तो कितने साल लगेंगे, ये कितने महीने लगेंगे? शायद मेरा ख्याल है कि वो हाफ से भी हाफ हो जाएगा। हाफ से भी आप मतलब अगर 20 सालों में आपका पूरा एक जर्नी को 5 साल में आप तैयार कर देंगे। यस, और जितना आपकी फैसिलिटीज अवेलेबल है उससे भी कम में होता है। बिल्कुल ऐसी। यही चीज कोलेब्रेशन में होती है। आप अगर किसी को तैयार करें, कोलेब्रेशन होगी ना, वो बंदा राजी होगा कि भाई मुझे तैयार होना है, और आप उसको तैयार करने लगेंगे, तो एक प्रोडक्ट बिल्ड होती है। अब कोई मुझसे कहेगा यार मुझे अमीनुल हक बनना है, तो मैं समझता हूँ कि वो अमीर बनने में जितना मैंने सफर किया, आपको सफर करने की जरूरत नहीं है। सफर ये इंग्लिश वाला सफर है। तो इतना आपको सफर करने की जरूरत नहीं है। आप इजी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उठाएं, मेरी एक्सपर्टीज जो है वो आप अपने अंदर बिल्ड करें। विद ना मैं समझता हूँ शायद 2 ढाई साल 3 साल में आप अपने आप को इतना बिल्ड कर लेंगे कि आप मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो बशार साहब बात ये है कि एक्चुअल में एक बंदे की एफर्ट पे जब आप सेम रेप्लिका क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जैसे अभी आपने बताया ना कि अगर आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है और अगर मैं कहूँ नया एक राय बशारत क्रिएट करना है, खड़ा करना है, बंदे को बनाना है, तो कितना टाइम लगेगा? आपने कहा कि हाफ का भी हाफ, तो मतलब 5 साल। मैं समझता हूँ जो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है ना, जो ट्रेनिंग्स के लिए मटेरियल्स अवेलेबल है, आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आपके पास सारी चीजें वर्चुअली रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, तो मैं समझता हूँ कि सारी की सारी चीजें ना आप आधे से भी ज्यादा कम वक्त में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मेन चीज ये है कि इस पूरी एफर्ट को अभी के दौर में एक कम कर दिया गया है इस अंदाज में कि एक बंदा अपनी सारी एफर्ट जितनी लगा के अपने आप को बनाता है ना, अगर उसको दोबारा रेप्लिका क्रिएट करो बहुत शॉर्ट टाइम लगेगा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को फॉलो करना है, किसी को अपना मेंटोर आप समझते हैं, किसी को आप आ, अपना आइडियल समझते हैं, आइडियल एक अच्छा वर्ड है, तो आइडियल अगर समझते हैं आप लोग कॉपी करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि उस चीज को फॉलो करते हुए आपको अपने आप को उतना सक्सेसफुल बनाना आज के दौर में इतना मुश्किल नहीं रहा। तो अब देखिए, करने वालों के लिए 100 तरीके और ना करने वालों के लिए 100 बहाने होते हैं। सो मेन थिंग ये है कि एज जब इन बंदे को रियलाइज होता है कि मुझे एक चीज हासिल करनी है और वो बंदा उस फील्ड में पहले ही सक्सेसफुल है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। लाइव एग्जांपल अगर मैं दूं ना, तो वॉरेन बुफे की एग्जांपल है। बहुत से लोगों ने उसकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके बहुत पैसे बनाए, जो उसने एक्सपीरियंस से बनाए। वो स्ट्रेटजीज जो वॉरेन बुफे ने अपने एक्सपीरियंस से बनाया कि भाई यहां इन्वेस्ट करूंगा, इतने दिन होल्ड करूंगा, इसको ये करना चाहिए, उसकी इंडिकेशन को फॉलो करके, उसकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके बहुत से लोगों ने अपने आप को उतना सक्सेसफुल किया। हाँ, लेकिन वो ऑब्वियसली हर बंदा जो सक्सेसफुल होता है अपनी फील्ड में, वो एक अकेला ही होता है जो नजर आता है। बाकी भी बहुत से लोग उस चीज को अचीव करते हैं। अब शाहिद आफरीदी की तरह बहुत से लोग हिटिंग भी करते होंगे, बैटिंग भी करते होंगे, लेकिन शाहिद आफरीदी दुनिया में एक है, लेकिन उसको फॉलो कर कई लोगों ने क्रिकेट को तेज कर लिया। शाहिद आफरीदी इज वन ऑफ द प्लेयर जिसने क्रिकेट को स्पीड प्रोवाइड की, वरना पहले वो स्लो पेस पे गेम होती थी। तो मेन वही चीज है कि एक बंदा एफर्ट करता है और उसके बाद फिर सारे बंदे उसको फॉलो करते हुए विद इन अ शॉर्ट पीरियड चीजों में सक्सेसफुल हो जाता है। समराइजिंगली सर, आप ये बोल रहे हैं कि बेसिकली क्रिकेट की जैसे आपने एग्जांपल दी कि हम कुछ बंदे को जो कोई आइडियल है किसी फील्ड Ideal में, है। उसको हम फॉलो करें। किसी बंदे को चलो मेंटोर नहीं, किसी को हम देखते हैं वो सक्सेसफुल है, वो किन स्टेप्स के जरिए वहां पे पहुंचा है, तो हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं है, ताकि हम भी उतने कामयाब ना हो सके लेकिन उसके करीब पहुंच सके। अच्छा, इसमें ना एक कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज बनी बनाई चाहिए होती है, या उनको हर चीज सजी सजाई चाहिए होती है। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आता है और वो मुझसे सवाल क्या पूछता है, बशार साहब आप हैरान होंगे। कहते हैं कि सर आपने कैसे आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, आप मुझे वो बताएं। मैंने कहा सर वो तो आप नहीं कर सकते। कह रहे क्यों? मैंने कहा मैंने फला फला जगह पे काम करके इतने रगड़े खाए, इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की और फिर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अब ऑब्वियसली उस कंपनी के अंदर ना वो माहौल है जिसमें मैं ब्रॉटअप मेरा हुआ, ना वो सीनियर्स रहे, ना कुछ रहे। तो आप सेम चीजें कॉपी पेस्ट ना करो, स्ट्रेटजीज फॉलो करो। अब मैंने एक चीज अगर आपको बताई और आपने उस चीज को फॉलो करना है, तो डेफिनेटली वहां कुछ ना कुछ रिजल्ट है। अमीन भाई, सिर्फ बात कॉपी करने की नहीं है, बात एक पैशन की भी है। हाँ। मिसाल के तौर पे कि आपने जो काबिलियत है वो अपने अंदर बनाई है, क्रिएट की है। हाँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं अमीन की जितना काबिल हो जाऊं, तो प्रैक्टिकली कि अमीन कितनी रातों में बैठा रहा है,
अमीन ने कितने घंटे अपने काम को दिए हैं, और अमीन की एजुकेशन और मल्टीपल फैक्टर, अमीन के पीछे दुआएं कितनी है, ठीक है। जी तो इतने फैक्टर्स मिला के अमीन यहाँ पे है। यानी कि अगर मैं कहूँ जी अमीन ने तो जी अगले दिन शुरू किया तो यहाँ पे नहीं, आप भाई उसकी एफर्ट को देख के, जैसे आपने पिछला कनेक्टिवली बोला था कि जो वर्क लाइफ बैलेंस और आपका मेंटल पीस, वो पता नहीं कितना उसने सेक्रीफाइस किया है, दैट मैटर्स। एग्जैक्टली। एक चीज मैं यहाँ ऐड करूं कि अच्छा, आपको, अगर आप मुझे सक्सेसफुल समझते हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं समझता, लेकिन अल्लाह ने बस नवाजा है इन चीजों से, अल्लाह ने इज्जतें दी है। बात यह है कि मुझसे अगर आप पर्सनली पूछे, यार अमीन भाई आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा फैक्टर था जो आपको यहाँ तक लाने में हेल्पफुल रहा, तो मैं समझता हूँ वो है, एक तो दुआएं, दूसरा सदका। अच्छा, सदके के हवाले से मैं ये कहता हूँ, अच्छा ये मतलब बड़े लोगों से मैंने सुना भी है, इसमें जावेद चौधरी के हवाले से मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने भी यही कहा था कि यार सदका मतलब वो वाइटल रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस के अंदर कि आप हैरान रह जाते हो। और ये हमें ना अल्लाह पे ट्रस्ट करना चाहिए। अल्लाह ने जब एक चीज का वादा ले लिया ना कि जब तुम मेरी राह में दोगे तो मैं 10 गुना दूंगा, अब वो कैसे मिलता है ये आपका काम नहीं है। आपने सब दुनिया में सबसे बेहतरीन बात, ये सबसे ऐसी बात, ऑथेंटिक बात जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, अल्लाह ताला की कलाम ही है। जब अल्लाह ने खुद कह दिया कि भाई आप मेरी राह में दो, मैं दूंगा 10 गुना ज्यादा, तो ये इंडस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है। और मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे यंग जनरेशन अभी इस चीज को, जिन लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, एक दफा टाइम दें, बैठे इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें। हम कोई आपको ट्रेडिंग और क्रिप्टो और इस तरह की चीजों के बारे में तो नहीं बता रहे, जो एक ग्रे एरिया है। अभी तो गवर्नमेंट ने उसके बाद काउंसिल बना दी है, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक आप उसको फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान में क्या होगा क्या नहीं। होपफुली अल्लाह करे वो भी अच्छा हो, लेकिन ये इंडस्ट्री जो कि कहते हैं ना साबित शुदा इंडस्ट्री है, एक ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड है, और वो ऑलरेडी आपके पास यहाँ मुल्क के अंदर बहुत से लोगों को फायदा दे रही है। सो वाई आप इसको एक्सप्लोर नहीं करते? इसको एक्सप्लोर करें, और आई एम श्योर कि आपको इसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। चलें, जबरदस्त। लेकिन मेरा इसमें इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने कहा कि वहां पे टैक्स प्रोफेशनल्स कम हो गए। अच्छा, ऐसी क्या वजह हुई? क्या कोविड में फौत हो गया वो या कहीं मूव कर गया? क्या यूएस से कहीं और मूव कर गए? क्या वजह है? मैं बताता हूँ। देखें, वैसे बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, मैंने इसको कवर नहीं किया था। देखिए बशारा साहब, हुआ ये कि जब से आईटी इंडस्ट्री ने बूम करना स्टार्ट किया, उसके बाद से हुआ ये कि जो यूएस की यूथ है, अच्छा मैं एक बात यहाँ पे कह दूं, यूएस की यूथ हमसे एटलीस्ट 50 साल आगे, ठीक है, 50 से 40 साल आगे कर ले, मतलब आप जो कह रहे बस हमसे आगे जरूर है। तो उन्होंने क्या किया, अगर मैं स्टैटिस्टिक तो अभी नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, अगर आप खुद रिसर्च करें, थोड़ा बहुत गूगल कर लें, चीजों को देख लें, न्यूज देख लें यूएस के, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी यूथ शिफ्ट कर गई है इस तरफ कि आपकी आईटी इंडस्ट्री की तरफ, आपकी क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरफ। मैं बहुत से रिटर्न्स बनाता हूं, खुद भी देखता हूं। अक्सर यूएस के अंदर जो लोग किसी भी प्रोफेशन ताल्लुक हो, वो ट्रेडिंग के अंदर लाजमी है, डिजिटल एसेट्स की तरफ। यस एग्जैक्टली, तो वो डिजिटल एसेट की तरफ चले गए, और जहां से उनको शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड मिला, वो उन्होंने करियर ही मूव कर दिया। मैं ऐसे कई अकाउंटेंट्स, सीपीएस को जानता हूं जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी, कहते नहीं यार इसमें एफर्ट ज्यादा है। एक बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं यहाँ पे शामिल कर दूं कि घर का बड़ा बेटा होता है, आप भी घर के बड़े बेटे हैं, तो घर का बड़ा जब बेटा होता है ना, तो उस पर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। अच्छा, जिम्मेदारी कैसी होती है कि उसको बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अभी जो वक्त है ना, और जो जनरेशन अभी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ ये अभी पाकिस्तान के बड़े बेटे की हैसियत से है। आज अगर हमने एफर्ट कर ली, तो आने वाले जो होते हैं ना छोटे भाई, जब मौज कर रहे होते हैं, तो आने वाली जनरेशन हमारी मौज करेगी। अच्छा, इस बात को करने की वजह क्या है? दो वर्ड है जिससे मैं बड़ा शदीद इख्तिलाफ करता हूं, एक है वर्क लाइफ बैलेंस और एक है मेंटल पीस। मेरे लिए ये वर्ड जब से मैंने करियर स्टार्ट किया कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब आप कहेंगे कि यार अमीन भाई ये तो इंसान की बेसिक नेसेसिटी है, ये तो बहुत जरूरी है वर्क लाइफ बैलेंस, और ये मैं आपसे सवाल कर लूं कि बशारत भाई आप मुझे बताएं कि ये दोनों चीज आप कब कब मिली आपको आपकी जिंदगी में? ऐसा है अमीन भाई कि अगर मैं आज यहाँ पे हूं ना, तो मैंने पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस की है, मैंने कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देखा, ठीक है। अगर मुझे कामयाबी चाहिए, हाँ, वजह ये कि मुझे देखें, अगर यहाँ पे अमीन भाई बात करें तो आपके साथ कितने लोगों ने यूएस टैक्स का काम स्टार्ट किया होगा, हाँ, लेकिन उसमें से कितने लोग हैं जो अमीन भाई की तरह कामयाब है? अच्छा, फर्क क्या था दोनों में?
एक वो जो वर्क लाइफ बैलेंस वाले वो लोग था, हाँ। और एक वो लोग थे जो पेन लेके वो रातों को बैठ के, अब आपके सामने रात को मैंने कहा कि मैं 2 बजे तक कोई यहाँ पे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद गया हूँ, सुबह उठा हूँ और अदर एक्टिविटीज के बाद आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो कोई घंटों का हिसाब ही नहीं है। हाँ। जब काम करना है तो 18-18 20-20 घंटे भी बैठे हुए हैं, तो सर इसके लिए तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी कि ये फिर वो वर्क लाइफ बैलेंस, और अगर हम सुकून चाहें तो पीस के साथ कुछ नहीं। अब मैंने घर के बड़े बेटे की मिसाल दी ना आपको, अभी आपने खुद कहा कि 2 चीजें आपकी लाइफ में भी आपको नहीं मिली, एक है आपके पास मेंटल पीस, दूसरा वर्क लाइफ बैलेंस। अच्छा, ये बात तो आप मुझसे एग्री करेंगे ना कि यूएस इटसेल्फ एक कामयाब इंडस्ट्री है, दुनिया भी ऐसा तो बात है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। वो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, उनको इतना कमाने के बाद उनको ये 2 चीजें चाहिए थी, क्या? वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल पीस। मेरे काफी दोस्त हैं, काफी जानने वाले हैं सीपीए और ईए, जो कि अपनी प्रैक्टिस रन कर रहे हैं। कुछ सीनियर्स जिनसे मैंने सीखा वो अपनी प्रैक्टिस रन कर रहे हैं, कुछ और सीनियर्स हैं जो उनके से सीनियर्स हैं, तो उन्होंने बंद कर दी सर्विसेज अपनी देना। क्यों बंद कर दी? कहते हैं यार ये एफर्ट बहुत ज्यादा मांगता है। और आप खुद टैक्स प्रोफेशनल भी हैं, माशाल्लाह लॉयर भी हैं, आप मुझे बताएं कि ये कितना स्ट्रेसफुल वर्क होता है या नहीं? स्ट्रेसफुल वर्क तो है। इसमें तो रिसर्च और आपकी एफर्ट और इतनी पब्लिकेशन पढ़नी है, कितने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, फिर पहुंचना है। हाँ, अब हर साल टैक्स लॉस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो होता है। पाकिस्तान के अंदर तो बाज़ों का जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है तो बेड़ा गर्क भी कर देते हैं वो, लेकिन यूएस के अंदर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिकल चेंज आता हो, लेकिन चेंज आता है। सबसे मेजर चेंज जो आया था ना वो 2017 के अंदर आया था, जब टैक्स कट एंड जॉब एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, और वो ट्रम्प नहीं करवाया था। अभी वो खत्म होने वाला है 2025 के अंदर, लेकिन अगेन ट्रम्प ने इस दफा दोबारा अपनी गवर्नमेंट बना ली है, तो ये इसको एक्सटेंड करेगा। तो बड़ा ड्रास्टिकल चेंज था। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड में भी काफी टैक्स लॉस चेंज हुआ है, काफी क्रेडिट्स आए, बेनिफिट्स आए। तो हुआ ये कि ये जो सीनियर्स है ना, ये हो गए फेड अप। इन्होंने कहा कि यार इतनी एफर्ट से बेहतर है कि यार हम एक प्रोडक्ट बना लें, डिजिटल कोई वेबसाइट, कुछ इस तरह की सर्विसेज की तरफ चले जाए जो एक आपको रिकरिंग बेनिफिट और रेवेन्यू देता रहे। तो यूएस इंडस्ट्री ईज की तरफ चली गई, इजीनेस की तरफ, आसानी की तरफ चली गई। इसकी वजह कर लोगों ने इस प्रोफेशन को छोड़ दिया। अच्छा, एक मेजर चीज, एक तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, दूसरा फैक्चुअल में बात करूं, अगर सीपीए करने के लिए 150 क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये बात आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अदर एजुकेशन नॉर्मली होता है वो 120 क्रेडिट आवर्स के होते हैं। 30 आवर्स का जो डिफरेंस है ना, इसको पूरा करने के लिए जो यूएस के अंदर कॉस्ट आती है ना, कि अगर आप फला यूनिवर्सिटी से 30 क्रेडिट आवर्स से कोर्स परचेज करें, वो बड़ी ह्यूज होती है। फिर उसका एग्जाम देना, उसको पास करना। अच्छा, सीपीए एग्जाम हमारे सीए की तरह तो नहीं है, लेकिन उसकी वर्क हमारे सीए के इक्वलेंट ही है यूएस के अंदर, लेकिन उनका पेपर हमारे एज कंपेयर टू सीए की तरह इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां पास आउट नहीं करते लोग, ठीक है ना। तो बात यह है कि इस तरह की एफर्ट से लोग बेहतर होते हैं, समझते हैं कि यूनिवर्सिटी चले जाए, 4 साल लगाएंगे, एजुकेशन लेंगे, अच्छे खासे जीपीए स्कोर करेंगे और हम आ जाएंगे। हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन के अंदर ये होता है, चाहे वो सीपीए हो, चाहे वो सीए हो, ई हो, कोई भी सर्टिफिकेशन हो, वो ये होता है कि अगर आप कर रहे हैं तो वो आपकी थोड़ी बहुत इज्जत है, वरना ऑन पेपर अभी कोई वैल्यू नहीं होती अनटिल अनलेस आप क्वालिफाई करते हो। यस या नो? यस, बिल्कुल। यू टर्न का हिसाब होता है, जहां से अगर आप यू टर्न लोगे तब दोबारा वहीं से खड़े होकर जहां से चले थे। तो सीपीए के अंदर भी जब तक आप 150 क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं करते, अच्छा ये कुछ स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है तो इसकी तरफ ना जाए, लेकिन एक जनरल बात करूं तो 150 क्रेडिट आवर्स आपको चाहिए होते हैं, खास तौर पे अकाउंटिंग और ये जो आपके इस पूरी फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज के ऊपर। फिर आपके ऊपर कुछ स्टेट ये रिक्वायरमेंट लगाती है कि आपको एटलीस्ट 2 साल प्रैक्टिस करना है किसी सीपीए फर्म के अंदर, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, फिर आपको लाइसेंस इशू होता है। अच्छा, कुछ स्टेट इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, लेकिन एक लॉन्ग जर्नी है। मैं आज आपसे पूछूं कि आपके माशाल्लाह अगर बच्चे हैं, मैं उनसे पूछूं कि आप उनको सीए करवाएंगे, तो आप कहेंगे यार अभी नहीं, बहुत लॉन्ग रूट है, इससे बता रहे कि यार मैं इनको आईटी की तरफ डाल दूं तो वो जल्दी इन चीजों की तरफ ग्रो कर जाएंगे। सेम चीज हुआ यूएस इंडस्ट्री में। अकाउंटेंसी की जो प्रोफेशनल्स थे वो मतलब खत्म होते चले गए, ऑब्सोलीट होते चले गए, और नई जो खेप थी वो आ ही नहीं रही थी। आज भी अगर आप देखें कि कितने सीपीएस एनरोल हो रहे हैं तो बहुत कम है। तो इस वजह कर वहां अकाउंटेंट्स की हुई शॉर्टेज। उस शॉर्टेज का फायदा सबसे पहले उठाया किसने? इंडिया ने, और फिर पाकिस्तान। मैं समझता हूं कि आज के दौर में इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए लाजमी स्किल है, आपको आनी चाहिए, ये इनबिल्ड होनी चाहिए आपके अंदर। इंग्लिश स्किल्स जो है ना आजकल की जनरेशन के अंदर मैं समझता हूँ इनबिल्ड होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको इस बात से नवाजा है कि आपकी फ्लुएंसी, आपके जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी जिस अंदाज में बोल लेते हैं, ये बहुत बड़ी
ये बहुत बड़ा बैरियर है दूसरे लोगों के पास और आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जब किसी के लिए बैरियर है, किसी के लिए रुकावट है, तो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो हमें कैश करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसका एक बड़ा बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं खुद काफी लोगों से कोऑर्डिनेट करता हूँ यूएस के अंदर। तो जब आपकी इंग्लिश अच्छी होती है ना, तो वो आप पे फिर उसमें ऑटोमेटिक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। ट्रस्ट ना भी कहूँ तो कंफर्ट जोन बिल्ड होता है। मैं आज आपसे उर्दू में भी पॉडकास्ट कर रहे, अगर मेरी जुबान कोई बंगाली होती और आपकी जुबान कोई दूसरी होती, क्या हम कंफर्ट जोन में होते हैं? हम अगर थर्ड लैंग्वेज यूज कर भी रहे होते हैं जिसके अंदर हम एक दूसरे को बात समझा सकते हैं, तो क्या हम इतने कंफर्टेबली बात कर पाते? बिल्कुल। ये एक फैक्ट है। तो ये जो आपने सवाल पूछा ना कि क्यों यूएस में ये शॉर्टेज हुई और ये जो इसका रीजन, कंक्लूजन ये है कि एक तो यूएस के अंदर अकाउंटेंसी के जितने भी प्रोफेशन है वो क्विट करते गए इस इंडस्ट्री को। दूसरी बात, पीछे से नई खेप नहीं आई, नए लोगों ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं किया जिस अंदाज में ज्वाइन करना चाहिए था। तीसरी बात ये है कि जो लोग यहां से यूएस जिन्होंने मूव किया, उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि यार काम किया जाए इस इंडस्ट्री के ऊपर। अमीन भाई, इसका मतलब ये है कि हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये और स्कोप बढ़ेगा, ना सिर्फ यूएस टैक्स का बल्कि वहाँ की जो अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, वो भी यहाँ पे हमारे पास हो। ओ यार, बढ़ेगा क्या होता है, बाजार में बढ़ चुका है। नहीं, मजीद भी चूंकि वो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, एक तो ये चीज आपने कही ना कि बढ़ेगा, ऑब्वियसली अब एक चीज आ गई, वो इस स्टेज के अंदर वो बढ़ ही रही है। एक होता है ना फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। वो एक छोटा सा एक बीच में मामला हुआ था जब इंटरनेट का हमारे साथ एक मामला हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त काफी क्लाइंट लूज हुए यहाँ पाकिस्तान, ऐसा नहीं है नहीं हुआ, लेकिन वो वही क्लाइंट है शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, बस सर्विसेज भी चले गए। लॉन्ग टर्म क्लाइंट बिल्ड रहे और ये चीजें ग्रो कर रही हैं। मैं बताऊं, देखें बशारत भाई, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं ना कि एक मेच्योर इंडस्ट्री होती है, मेच्योर इंडस्ट्री, मैं आपसे कहूँ पाकिस्तान टेक्सटाइल का क्या स्कोप है, तो कहेंगे यार अच्छा स्कोप है, पाकिस्तान टेक्सटाइल में एक एक्सपर्टीज रखता है जी, एग्रीकल्चर के अंदर जी एक्सपर्टीज रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि अब पाकिस्तान आउटसोर्सिंग के अंदर भी एक्सपर्टीज रखता है आपके ऐसे प्रोफेशनल जो अब टू द मार्क आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यूएस के अंदर, और उनकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो कर ही रही है। एक होता है ना ऐसी इंडस्ट्री के अंदर, मैं अगर आपको कहूँ आज क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी, तो आप शेक ही होंगे कि यार अमीन भाई, मेरे पास ये जो जमा पूंजी है मैं इसको लगाऊं, ये कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। तो इस चीज को एक टेंशन होती है कि ठीक है, सस्टेनेबल इंडस्ट्री नहीं है, मैं कैसे जाऊं। अब ये इंडस्ट्री सस्टेनेबल कंडीशन के अंदर है, यहाँ ग्रोथ नजर आ रही है और ग्रोथ भी एक पैटर्न में ग्रो हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें शेकी हो, तो ये इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है। मैं से वो कहते हैं ना कि एक चीज साबित शुदा है, अब उस लोगों को ज्वाइन करना है इसके अंदर। जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी अमीन भाई, ये जो यूएस फर्म्स यहाँ पे काम कर रही हैं, वो एक्चुअली किस तरह से रन हो रही हैं, कैसे काम करती हैं, थोड़ा सा बताएं। अच्छा बशारत भाई, ये चीज पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे कलेक्टिवली एक्सपीरियंस में से कोई चीज निकालना चाहें ना, तो वो ये है कि यूएस की इंडस्ट्री पाकिस्तान में जिस तरह से काम कर रही है और वो सक्सेसफुल है, तो वो किस वजूहात की बिना पर और कैसे काम कर रही है। पहले तो मैं दो पोर्शन में इनको ब्रेक डाउन करूंगा। एक पोर्शन ये होगा कि काम प्रोसेस फ्लो कैसे है, दूसरा कि सक्सेसफुल बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री के अंदर खासतौर पर यूएस में बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, पहली बार हम बात कर लेते हैं। पहली बात ये है कि बशारत भाई, कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो यूएस के प्रोसेस फ्लो को समझे, वर्क फ्लो को समझे, तो कैसे समझ सकता है। तो उसका आसान तरीका ये है कि एक तो आपने क्लाइंट एंगेज करना। क्लाइंट एंगेजमेंट के ऊपर आप मुझे मौका दीजिएगा, मैं अलग से 2-3 मिनट की बात करूंगा। क्लाइंट आपने एंगेज किया, उसके बाद आपको आपके पास टूल्स होने चाहिए। यूएस का क्लाइंट कहता है कि यार मुझे ट्रस्ट के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए, और कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे क्या होता है, उस्तादा मैंने बोल दिया बस हो गया, ये तो हम तो आपस में करते हैं ना। गोरे कहते हैं यार दिखाओ कैसे। तो 2-3 टूल्स होने चाहिए आपके पास जिसपे आप रिलाय कर सके। सीआरएम होना चाहिए आपके पास। सीआरएम से मुराद यूं समझ ले कि प्रोसेस फ्लो मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें क्लाइंट को आप ऑनबोर्डिंग कर सके, क्लाइंट वहां पे आए, लॉग इन करे, साइन अप करे, वहां अपने इंफॉर्मेशन दे, वहां डॉक्यूमेंट साइन करे, वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सके, जो कि सिक्योर वे हो, जिसमें अगर मैं एक दो नाम ले लूं
जिसमें ड्रॉप बॉक्स है, जोहो है, जोहो का सीआरएम बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया हुआ है। इस तरह के 2-3 और सीआरएम। तो क्लाइंट को ना आपको ये चीजें देनी पड़ती हैं, साइन अप के लिए चीजें देनी पड़ती हैं, ईमेल्स के ऊपर लिंक्स देने पड़ते हैं कि भाई ये सिक्योर लिंक है, आप यहाँ पे साइन अप करें, यहाँ अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें। वो कभी भी आपको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करेगा। हमारे यहाँ होता है ना भैया, पिक्चर लेके भेज दो। यूएस का क्लाइंट कभी भी इन चीजों पर रिलाई नहीं करता। व्हाट्सएप को तो अव्वल व्हाट्सएप तो यूएस का क्लाइंट यूज ही नहीं करता। जो गोरे हैं वो व्हाट्सएप से बात नहीं करते, ईमेल में बात करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे या जूम के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर। और डॉक्यूमेंट शेयरिंग के अंदर वो हमेशा ये करते हैं कि भाई आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी, तो आप किसी ना किसी सीआरएम, ड्रॉप बॉक्स, इस तरह की चीजों को यूज करें। दूसरी बात, प्रोफेशनल रहें और प्रोफेशनल ही बिहेव करें। जब आपने किसी से कमिटमेंट ले ली कि मैं आपको डिलीवरेबल्स दूंगा और मैं विद इन 48 आवर्स डिलीवरेबल्स दूंगा, तो विद इन 48 आवर्स का मतलब होता है क्लाइंट ऐसे दोबारा पूछेगा नहीं 48 आवर्स के अंदर कि भाई क्या हुआ मेरे डिलीवरेबल्स का। हमारे पाकिस्तानी होते हैं ना, हम कहते हैं वो जी जरा 5 मिनट आपने कहते क्या हुआ। वो कहता है कि भाई जो टाइम आपने दिया मैं दोबारा नहीं पूछूंगा इसके अंदर, लेकिन फिर जब वो टाइम गुजर जाए तो फिर मुझे डिलीवरेबल्स चाहिए, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो ना करें आप। और एक तो मैंने बता दिया कि आप जो सीआरएम है वो यूज करें, ईमेल प्रोफेशनल यूज करें। वो था ना baba.96@yahoo.com, इस तरह की चीजें आप ना यूज करें, प्रोफेशनल ईमेल बनाएं। मैंने मेरी ईमेल पहले मेरे निकनेम से बनी हुई थी, मैंने शिफ्ट किया उसको और मैंने ईमेल बनाई aminullah@gmail.com। वो एक ईमेल है, फिर प्लस हमारे अपने डोमेन की ईमेल। ये इस तरह की ईमेल यूज करते हैं, क्लाइंट को नजर आता है कि ठीक है दे आर वर्किंग विद सम प्रोफेशनल्स, तो वो यूज करें। इंग्लिश मैंने आपको पहले ही बताया, इंग्लिश प्रॉपर यूज करें, इंग्लिश में ही बात करें, ज्यादा कोई इधर उधर की बात ना करें। गोरों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें नहीं पसंद, जो होता है ना हमारे यारियां लगाना कहते हैं, वो यारियां लगाना। टू द पॉइंट। टू द पॉइंट बात करें, कंसाइज बात करें, उनको डिलीवरेबल्स दें, उनकी चीजों को समझें, उनको कंक्लूजन दें, पॉइंट्स दें क्लियर। वो नहीं चाहते हैं कि वो नहीं जानना चाहते आपसे कि यार आपके भाई बहन कितने हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी रिहाइश कैसी है और आपकी गाड़ी कौन सी, इस सारी चीजें उनको ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं बस ठीक है यार आप मुझे बताओ मेरा ये मसला है, इसका सोल्यूशन क्या है। अल्लाह हाफ़िज़। अमीन भाई, वो जो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, क्लाइंट एंगेजमेंट उसका। अच्छा, क्लाइंट एंगेजमेंट से पहले मैं एक बात बता दूं कि क्लाइंट एंगेजमेंट से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। वो बात क्या है कि हमें ना एथिकली अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है जब आप गोरों के साथ काम करते हैं, यूएस क्लाइंट के साथ या इवन तो यूके कैनेडियन क्लाइंट के साथ काम करते हैं ना, आपको एथिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो बात नहीं पसंद करते हैं। आपने वहां सलाम भाई साहब लिख दिया ईमेल के अंदर, गुड मॉर्निंग भाई साहब या गुड मॉर्निंग फलां साहब, बशारत साहब, इस तरह की चीजों को नहीं। फर्स्ट नेम यूज करें, गुड मॉर्निंग बशारत, गुड मॉर्निंग अमीन, हाय अमीन, हेलो अमीन, बस अमीन साहब, अमीन भाई, इस तरह की चीजों को नहीं यूज करना। दूसरी बात, आप ओवर कमिट ना करें। मुझसे कई क्लाइंट ने पाकिस्तानियों के लिए शिकायत की कि यार पाकिस्तानियों काम नहीं करता। मैं आपको इसमें एक बात ही बताऊंगा, एक सीपी है हमारे न्यूयॉर्क के, वो पाकिस्तानियों से इतने खफा कह रहे हैं मैं इंडिया काम दे दूंगा। पाकिस्तानी बंदा है लाहौर का, कह रहा है यार मैं इंडिया काम दे दूंगा, पाकिस्तान नहीं दूंगा। मैंने क्यों? कह रहे यार आप लोग ओवर कमिट करते हो फिर चीजें नहीं देते, और फिर जब आप लोगों को हमसे ज्यादा कुछ अच्छा मिले तो आप फौरन हमें थल्ले लगा देते हो ना, साइड लगा देते हो। तो हुआ ये कि वो बंदा हमसे बड़ा नाराज पाकिस्तानियों से ना कि नहीं यार अब तुम लोग सही कमिटमेंट नहीं करते, बात नहीं करते। तो ओवर कमिटमेंट कभी भी नहीं करनी। आपको लगता है एक चीज क्या है इस हफ्ते नहीं हो सकती, मना कर दो भाई कि भाई ठीक है यार इस हफ्ते ये काम नहीं हो सकता, मैं आपको फला वीक में डिलीवर कर दूंगा। अगर वो उस डेडलाइन में आपके बैठना चाहता है ठीक, नहीं तो किसी और को जाए काम करें। दूसरी बात, टाइम हमेशा नोट किया करें। अगर एक बंदे की वहां सुबह 8 बजे, अच्छा वहां बता दो यूएस के अंदर लोग सुबह 7-8 बजे काम करने के लिए रेडी होते हैं, तो आपको कॉल्स करनी है, मैसेजेस करने, ईमेल्स करने, वो वहां पे आप उसको उस टाइम पे ईमेल करें। आप अपनी शाम में ईमेल कर रहे हैं या अपने रात में सोते हुए ईमेल कर रहे हैं और उनको यूएस वालों को वो ईमेल 6 बजे 7 बजे मिल रही है, वो उसको एथिकल कंसिडर नहीं करते हैं कि आपने मुझे 7 बजे ईमेल क्यों की। अगर आपने 7 बजे ईमेल की तो मैं इसको अगले दिन ही देखूंगा ना। तो इसका मतलब है कि अगर ये समझ रहे हो कि आपने आज ही ईमेल कर दी है या फला डेट को ईमेल कर दी मैंने, वो कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्लाइंट्स को आपने एंगेज करना ही नहीं है ऑफ टाइम के अंदर। अगर क्लाइंट वहां यूएस में 7-8 बज रहे शाम के या रात के 12-1 बज रहे, भले वो जागे हो, दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम विद देयर फैमिलीज, वो उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई शख्स कह देता है मैं वेकेशन पे हूं, जितनी भी इमरजेंसी हो जाए, वो कहता है मैं कॉल नहीं पिक करूंगा, कॉल करते रहोगे कॉल पिक नहीं करेंगे।
अगेन यूएस के एक्चुअल नंबर यूज करें, वर्चुअल नंबर यूज ना करें। वर्चुअल नंबर में होता यह है कि उनको ट्रिगर हो जाता है, उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ, वो उससे ट्रिगर हो जाता है कि भाई ये स्कैम नंबर है, ये वर्चुअल नंबर, तो वो कॉल पिक नहीं करते हैं। डायरेक्ट कॉल्स क्लाइंट को ना करें, ये सबसे बड़ी गलती हमारे पाकिस्तानी करते हैं। कोई मसला टक करके उठाए, हमारे पाकिस्तान में कल्चर है ना भाई, बचाना साहब मैसेज नहीं देख रहे कॉल करो, तो इस तरह से नहीं करना आप लोगों ने। ये बहुत गोल्डन टिप्स है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से हासिल होता है। क्लाइंट को कभी इस तरह से एंगेज नहीं करना, ठीक है। और एथिक्स पे हमेशा अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, भाई जो काम आपने कमिट किया वही डिलीवरेबल्स है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को भी नहीं पसंद करते हैं। ज्यादा आपने कहा ना कि मैं आपको ये करके दूंगा, अपने आप 4 और रिपोर्टें लगा दी, मतलब फाइनेंशियल बनाने किसी को आपने कहा गया आपको फाइनेंशियल बनाने के लिए, और उसमें आप कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के देनी है। तो अगर आपने उसमें कैश फ्लो और ये और वो चीजें डाल दी ना, तो कहते हैं यार मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, व्हाई यू आर स्पेंडिंग योर टाइम ऑन दिस थिंग, अब मैं आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करूंगा। Not only yours time but theirs time as well. एग्जैक्टली, क्योंकि आपने क्योंकि उसने व्यू करना कि अच्छा ये एक्स्ट्रा ये चीज क्या आ गई। एग्जैक्टली ये चीज है। अच्छा, अब आए थे उस सवाल के, आपने पूछा कि क्लाइंट को ऑनबोर्ड कैसे किया जाए। अच्छा, पहले ना मैं इस बात के बड़ा अगेंस्ट था, लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों ने इस पे कायल किया और उन्होंने मुझे प्रूवन रिकॉर्ड दिखाए। मेरे काफी अच्छे दोस्त भी हैं, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता उनका। उन्होंने मुझे अपनी अपवर की, अच्छा मैं खिलाफ किसी से, तो मैं खिलाफ था अपवर को फाइबर के कि यार इससे सक्सेसफुल बिजनेस नहीं हो सकता। बशारत भाई मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ, एक कराची का ही लड़का है, वो यूएस टैक्सेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है। उसने अपनी इनकम हाइड की हुई है उसके ऊपर, अपवर के आईडी के ऊपर। उसने मुझे अपने पर्सनल प्रोफाइल से खोल के दिखाई थी, ओपन करके, कि भाई ये मेरी इनकम है। कैन यू इमेजिन कि एक बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है, जस्ट फ्रीलांसिंग, और उसको 4 से 5 साल हुआ फ्रीलांसिंग करते हुए, उसकी टोटल इनकम, अच्छा जो बहुत से बड़े फ्रीलांसर होंगे वो तो बोलेंगे कि भाई हम तो इतना भी कमा सकते हैं, लेकिन एक जो न्यू भी है उसके लिए ये मोटिवेशन है। कैन यू इमेजिन कि उसकी इनकम $300,000 से ज्यादा थी। अच्छा माशाल्लाह, $300,000 एग्जैक्टली। अगर मैं इसको उर्दू में बताऊं ना जिनको समझ में आए, तो $3 लाख से ज्यादा की इनकम थी उसकी। अमीर भाई इसको कन्वर्ट करें कि रफली कितने बनते हैं? ये आराम से, कोई मैं बताऊं, अब डॉलर रेट लगाने पड़ेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में करोड़ों में उसकी इनकम बनती है। 4-5 करोड़ में बनती है। 4-5 करोड़ रुपए उसकी इनकम इजिली बनती है। और वो बंदा, अच्छा जहाँ जिसको नवाजा होता है ना, फिर वो होता भी ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है। मैंने उसको देखा कि वो एक छोटी सी जगह पे, मतलब जितने बड़ा हमारा ये रूम है, इतनी बड़ी रूम पे उसने एक ऑफिस रखा हुआ है, 2-3 बंदे हैं उसके साथ, और किसी को पता ही नहीं उतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस कर रहा है। बंदा खुद भी बड़ा सादा सादा, कोई ऐसी शशके नहीं, कोई बड़ी गाड़ियां कुछ नहीं, लेकिन वो बंदा आसानी से, अच्छा वो बंदा भी वक्त का बड़ा पानी कि भाई वो मैं इस टाइम में काम करता हूँ, उसके बाद नहीं करता। तो आपने सवाल किया कि क्लाइंट ऑनबोर्ड कहाँ से किया जाए। पहले मैंने कहा ना कि ये जो मैंने आपको अभी स्टोरी बताई, उसके अलावा मैं पहले अपवर को इतना पोटेंशियल नहीं समझता, जो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कभी फ्रीलांसिंग नहीं की। लेकिन मैं अगर आपको सच बताऊं प्रसाद भाई कि ये इतना पोटेंशियल है, लेकिन इसके अंदर आपको एंटर होने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सब्र चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है। आप अगर समझते हैं ना कि फौरन से आप कुछ कर लोगे और आप यूं जो है वो होता है ना इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होगा, तो नहीं कर सकते। तो अपवर्क इज बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां तक क्लाइंट ऑन बोर्ड करें। दूसरा लिंक्डइन है। अच्छा मुझे लिंक्डइन ने बड़ा फायदा दिया, हो सकता है हर एक को ना मिले, अप्रोच की बात होती है। आपकी और मेरी सलाम दुआ भी लिंक्डइन के थ्रू हुई थी, लिंक्डइन, ठीक है। तो कहते हैं ना वो हर एक चीज को यूज करने का तरीका होता है। मैंने शुरू से लिंक्डइन पे बहुत फोकस रखा। कभी आपने मेरे फेसबुक के पेजेस या यूट्यूब के पेजेस नहीं देखे होंगे, सिर्फ लिंक्डइन ही देखे आपने। अब तो बार उस तरफ भी प्लान है कि इंशाल्लाह उस तरफ भी जाया जाए, लेकिन अभी लिंक्डइन ने बड़ा फायदा दिया। तो लिंक्डइन है, आप वो यूज करें, प्रोफेशनली यूज करें। लिंक्डइन क्यों कह रहा हूँ, आप कभी कभार अपने प्रोफाइल शो करने के लिए क्लाइंट को लिंक्डइन के लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट भी आते हैं, कोई डायरेक्ट क्लाइंट रेफरेंस पे आ गया, आप उसको लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करते हैं, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार ये बंदा एक अच्छे अंदाज में काम कर रहा है, ठीक है। तो अपवर पे आप जाएं, लेकिन अपवर पे जाना इतना आसान नहीं है कि आप समझिए आज आप गए, आपने बिडिंग के क्लाइंट आ गए, स्पेंडिंग करनी होती है, थोड़े से पैसे लगाने होते हैं, थोड़े से मुराद समझे आप बजट रखे 50-60 हज़ार रुपए आप खर्च करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अपवर पे जाए, अच्छी प्रोफाइल बनाए, जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है उनको देखें, कॉपी ना करें, फॉलो करें। कॉपी करने और फॉलो करने में बड़ा फर्क होता है।
छापा लगाना ना दुनिया का आसान तरीन काम है। ये उठाए एक प्रोफाइल, अमीन भाई की प्रोफाइल उठाई, बशार भाई की प्रोफाइल उठाई और आपने सेम प्रोफाइल बना दी, इससे सक्सेस नहीं हासिल होता। ठीक है, अपनी प्रोफाइल, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करे, एक बात। दूसरी बात ये है कि स्पेंडिंग करनी होती है, टाइम देना होता है। अपवर्क का एल्गोरिथम जो वर्क करता है वो स्पेशली उस पर वर्क करता है कि कितने सर्टेन टाइम के अंदर आपने रिस्पॉन्स किया उनको और कितने सर्टेन टाइम जो है आप स्पेसिफिक टाइम पे ऑनलाइन रहे और क्लाइंट्स को बिडिंग की। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो क्लाइंट ऑनबोर्ड करना आसान है। क्लाइंट ऑनबोर्ड करने के 2-3 टिप्स है। एक को आप बिड करें, बिड करते हुए जो प्रपोजल ड्राफ्ट करेंगे वो चैट जीपीटी से ना हो। इनिशियली आप हेल्प ले लें, लेकिन अपने वर्ड में कंसाइज बनाएं, 1-2 पैरा का बना लें, 10-12 लाइनों के आप जो है वो ड्राफ्टिंग कर लें और उससे ज्यादा ना करें। उसके बाद आपने ये करना है कि जब प्रपोजल पे व्यूज आ जाए या सामने से रिस्पॉन्ड आ जाए तो फिर क्लाइंट को पहले मीटिंग में जाके समझना है। हमारे लोग गलती क्या करते हैं बशारत भाई कि वो पहले मसला समझते नहीं है और वो कहते हैं बस मैं कर दूंगा, मुझे आता है, मैं कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी गलती है। आप पहले क्लाइंट से जाए, मुझे नहीं पता बशारत भाई कि मुझसे क्या सर्विस चाहिए। भाई मैं एक ही बात है, मैं चाय बना के बेच रहा हूं, बशारत भाई आए चाय पीने के, तो मुझे इनसे पहले पूछना है कौन सी चाय पीनी है, कैसी चाय पीनी है। चाय एग्जांपल दे रहा हूं बाहर, लेकिन प्रोफेशनली बात करूं, एक बंदा आता है कहता है मुझे टैक्स रिटर्न बनवाना है या मुझे फाइनेंशियल बनवाने हैं, तो पहले आप जाके पूछे उनसे कि भाई ठीक है आपका मसला क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, फिर आपको आइडेंटिफाई होगा कि आपको किस पोर्शन के अंदर फोकस करने की जरूरत है, कहां आप ज्यादा फोकस के साथ डिलीवरेबल्स प्रिपेयर करेंगे। एक बंदे को मसला है कि उसकी जो एक्सपेंसेस है वो ट्रैक नहीं हो रहे, तो आप रेवेन्यू में क्या कर लोगे। ठीक है ना, तो जब तक आप मीटिंग में जाओगे नहीं, हेजिटेट नहीं होने की जरूरत है। क्लाइंट से मीटिंग में जाएं, फेस टू फेस बात करें, इंग्लिश में बात करें, अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। अगर नहीं आती तो सीखें, इतना बड़ा काम नहीं है। वो एक वेबसाइट है फ्री फॉर टॉक के नाम से गलबन, और वो मैंने कई बच्चों को बताई वेबसाइट, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, फ्री फॉर टॉक है, ऐसी कुछ है। तो वहां आप जाए तो रूम्स बने हुए ना, वहां ज्वाइन करे, लोग इंग्लिश में बातें कर रहे होते हैं, वहां देसी भी मौजूद है, गोरे भी मौजूद है। तो वहां जाके टाइम स्पेंड करें, वर्चुअल है, फ्री है। वेबसाइट खोले, कान में हेडफोन लगाया, बैठ गए, सुन रहे हैं, फिर आप बोलना स्टार्ट करें, पार्टिसिपेट करें, इंग्लिश आपकी ऐसी इंप्रूव हो जाएगी। कोई आपको इतना बड़े इंस्टीट्यूट में जाके इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं होती है। कम्युनिकेशन आनी चाहिए। यूएस के अंदर अच्छी बात यह है कि वो आपसे कोई यूके वाली इंग्लिश में बात नहीं करें, ग्रामर सही हो, ये हो, आपने अपनी बात समझा दी अच्छे अंदाज में, इनफ होता है। ठीक है, जितना अच्छा बोलेंगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्लाइंट का। तो एक तो चीज आपने ये करनी है कि लाजमी मीटिंग में जाए, शर्माना नहीं है। एक दफा गलती करेंगे, दूसरी दफा गलती करेंगे, इंशाल्लाह मैं चाहता हूं विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख जाएंगे। हमें इंग्लिश नहीं आती थी भाई, हमने काम करते करते चीजों को लर्न किया। ठीक है, तो आपने ये करना है, तो अपवर्क पे जाना है, बिडिंग अच्छी करनी है, पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, फ्री में कोई चीज नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट ऑन बोर्ड जब हो जाए तो मीटिंग में जाए, पहले उसका मसला समझे, उसका मसला क्या है। आपने हर जगह सोने चांदी लगा दी, जिस जगह पे उसने कहा था काम करने वहां आपने डायरेक्ट काला ईंट लगाया, वो तो कोई फायदा नहीं इसका। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब क्लाइंट ऑन बोर्ड जाए तो जो डिलीवरेबल से मांगे और जिस टाइम पीरियड के अंदर मांगे, आपको वो उसी टाइम पीरियड के अंदर देना है। आप उसको आए बाएं शायद आगे पीछे करेंगे, क्लाइंट कभी भी रिवर्ट बैक नहीं करेगा। और अपवर्क के अंदर गेम ही सारी जो है वो रिव्यूज की है। आपने एक क्लाइंट को नाराज कर दिया, उसने रिव्यूज बैड डाल दिए, आपका अपवर्क पे करियर तो तबाह हो जाता। कैसे, क्योंकि अपवर्क अब आइडेंटिटी सारी फेस मॉनिटरिंग और वो सारी चीजें सेल्फी वगैरह लेके ना वो आईडी क्रिएट करता है। ऐसा भी नहीं कि एक आईडी बंद हो गई, जो हम आता है ना जीमेल बंद हो गई दूसरी जीमेल बना ली, अपवर्क पे आप ऐसा नहीं कर सकते। तो केयरफुल होके काम करना है। फाइवर पे भी काम करें, मेरा फाइवर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन लोगों से यही मैंने सुना है कि वो भी बहुत पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है। अपवर्क बहुत ज्यादा है, तुझे एक्सपीरियंस हो गया, मैंने लोगों को देख लिया, कई सक्सेसफुल स्टोरीज मैंने देख ली। मेरे कुछ दोस्त हैं जो पार्ट टाइम पे कहीं जॉब करते हुए साइड में हसल कर रहे हैं और उनकी आईडीज इजिली 10 से 50,000 डॉलर के दरमियान है। थैंक यू सो मच अमीन भाई, आप टाइम निकाल के आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने माशाल्लाह से जितनी चीज़ें समझाई तो बड़ी ग्रां कदर है वो चीज़ें। अगर कोई बंदा इन चीज़ों को गौर से सुने तो मेरा ख्याल है कि कोई भी बंदा अपने आप को ये नहीं फील करेगा कि मैं कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, वो बआसानी कामयाबी हासिल कर सकते। तो बशार साहब बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और मुझे इनवाइट किया। अल्लाह करे कि हमारी या मेरे यहाँ आना और इतनी एफर्ट करना अल्लाह कबूल करे, और अल्लाह करे कि इससे रिजल्ट आए यूथ को या जो यंग जनरेशन या स्टूडेंट्स हैं वो राइट डायरेक्शन में आए। तो मेरे ख्याल में हमारी सारी एफर्ट जो है आज की, ये सारी जो मेहनत है आज की, वो हासिल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।